will move out. Okay, please. Ready. Vishan bhai, over to you, please. जी अस्सलाम वालेकुम सबको। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए और सबको बताने के लिए। और मेरी इस मंथ तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं बताना ज़रूरी है, बहुत खुशी होती है। तो आबादी के लिहाज से तो अभी नगर हो गया 40,000 पॉपुलेशन है। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 अभी सही है, अभी नाउ इट्स ओके। यस। हाँ, ये 2007 में जब मैं 10th किया तो काफ़ी मैं प्लांट से ज़्यादा जुड़ाव था मेरा, काफ़ी प्लांट से मैं खेतों में काम भी करता था, तो बड़ा खुशी होती थी। तो बायोलॉजी मैंने चूज़ किया प्लांट के इंटरेस्ट की वजह से, तो बायो चूज़ किया। तो जब मैं ट्यूशन गया तो वहाँ देख रहा हूँ कि सारे लोग मैथ के लड़के हैं, जितने डुमराव के अनुमंडल में जितने सारे लड़के हैं, तो अमूमन 51 बैच में 50 लड़के थे, जिसमें हम 2 बायो के लड़के थे और सारे मैथमेटिक्स के थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम जो हैं छटे हुए हैं, मतलब ये जो हैं बड़े लोग बनेंगे और हम जो हैं छोटे रह जाएंगे, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। फिर एक और मैं और मेरा क्लोज फ्रेंड, हम दोनों दोस्त थे, तो दोनों बायो लिए। लेने के बाद अब टारगेट यही होता है इंसान का, मैथ जाए तो इंजीनियरिंग बनना है। 2008 और 9 में इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत ही ज़्यादा था। अगर जो बीटेक करता था तो उसका नाम रहता था, अगर फलाना के बच्चे बीटेक कर रहे हैं तो बहुत मोहल्ले में शोर था कि हाँ फलां बच्चे बीटेक कर रहे हैं। तो 2009 में उस वक्त तो नेट था शायद, तो हर जगह अवेलेबल नहीं था, हम लोग के पास एक स्मार्टफोन भी नहीं थे। तो फिर जब 12th करने के बाद, आईएससी करने के बाद, तो सबने कहा कि चलो बीटेक वगैरह सब। तो घर पे अम्मी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट टीचर हैं, पापा फार्मर थे, पोल्ट्री फार्म का बिजनेस था। तो घर के लोग यही चाहते थे कि मैं भी टीचर बनूं, जैसे अमूमन माँ बाप चाहते हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन करके फिर बीएड करो, यही प्रोसेस है टीचर बनने का। तो मेरा अलग एक ख्वाब था कि नहीं मुझे जो है ना अलग हटके करना है कुछ। तो वही उस बायो अब लिया, तो मैं सोचने लगा क्या करूं बायो लेने के बाद। तो फिर वहीं से जब 10+2 किया तो वहीं से जर्नी शुरू हुई। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हफ्ता भी बर्बाद नहीं किया है। एक होता है ना कि वक्त ज़ाय करके लड़के घूम रहे इधर। एग्ज़ाम देने के बाद में एक छोटा सा लैब ज्वाइन कर लिया कि मुझे बीएमएलटी करना है। और पढ़ने के दौरान मैं क्या करता था कि उस वक्त तो स्मार्टफोन था नहीं, 2008 और 9 में सबके पास 1108 1110 फोन रहा करते थे हर घर में, और भी हर घर में अवेलेबल नहीं थे। तो मैं पेपर की कटिंग रख के कि कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स कराता है, वीकली पेपर आता था जो करियर गाइडलाइन रहता था एडमिशन के लिए। तो मैं उस पेपर को कट करके रखता था और रख करके इकट्ठा सब रखता था कि ताकि मैं बाद में जब आईएससी कर सकूँ तो कॉलेज ढूंढ सकूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या कराते हैं सारी चीजें। आ रही आवाज? कैमरा ऑन है? ओके, आवाज आ रही है क्लियर? सबको मिल रही है आवाज? बिल्कुल 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 मिल रही है। हेलो जी 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 जी। हाँ, तो फिर हुआ कि मैंने एक लैब ज्वाइन कर लिया वहीं पे डुमराव में। तो फिर बच्चे होते हैं अमूमन 3 महीने घूमते रहते हैं इधर उधर, कोई टूर पे जाता है कोई कहीं जाता है। तो मैं वहीं पे एक छोटा सा लैब ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा हुआ कि 3 महीने जो रिजल्ट आने का वक्त था मेरा, तो मैं इस दौरान में कलेक्शन, मुझे बेसिक नॉलेज हो गया, स्लाइड बनाना है ना, तो मुझे आ गया और मैं बेसिक कलेक्शन करना सीख गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप काम से जुड़े तो नहीं, वाकई में तो मुझे ऐसे काम की तलाश थी या पढ़ाई की कि जो मैं गवर्नमेंट अगर इंडिया में चाहूँ तो कर सकूँ, बाहर भी कर सकूँ काम और अपना काम कर सकूँ। ये चीज़ें मैंने चूज़ किया। बीएमएलटी क्यों किया पैथोलॉजी कि इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो बाहर जो मैं कर रहा हूँ जॉब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडिया में गवर्नमेंट जॉब भी ट्राई कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन ये है कि अब अपना खोल सकते हैं क्लिनिक, अपना लेबोरेटरी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इसको फिर जब आईएससी का रिजल्ट आया तब तक मैं वहाँ ऐसे ही अपने टाइम पास करने के लिए जा रहा था, कुछ सीख भी रहा था अल्हम्दुलिल्लाह।
सीखने के बाद फिर हुआ कि मुझे एडमिशन लेना, रिजल्ट आ गया, तब तक किसी को पता नहीं घर में कि ये बंदा जो है पैथोलॉजी में जाने वाला है। मदर का टारगेट था कि बेटा, मैं टीचर हूँ तो मेरा बेटा भी टीचर में जाएगा, क्योंकि इजी रहता है ना, घर में जो रहते हैं, बड़ी बहन भी टीचर है, तो सबके लिए इजी था। अम्मी बोली क्या करोगे, 10+2 किया कर लियो तो यहीं बीएससी में एडमिशन ले लो गाँव पे, और घर में सबसे मैं छोटा हूँ तो एडमिशन ले लो और यहीं पे रहो घर पे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पैथोलॉजी कोर्स करने जा रहा हूँ। और उस वक्त मेरे गांव में जो 35,000 पॉपुलेशन है नया भोजपुर में, अब तो नगर हो गया, पहले गांव हुआ करता था पंचायत, उसमें कोई भी ऐसा लड़का, कोई भी मेडिकल फील्ड में नहीं था, डिप्लोमा होल्डर भी नहीं था, सब लोग या तो पुलिस में या तो टीचर में। मदर से मैंने बोला कि अम्मी ऐसा है कि मैं जो है ना पैथोलॉजी कोर्स करूंगा। तो बोलती हैं अम्मी कि ये क्या मतलब खून पेशाब जांच, नहीं 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 करना, नहीं करना, इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, देखो हॉस्पिटल में कैसा रहता है, ये आता हुआ था। उन्होंने मुझे इनकरेज करने के बजाय उन्होंने कहा कि नहीं नहीं करनी है। तो मैं सोचा कि अम्मी बोल रही है टीचर बनने के लिए, भैया कुछ और बोल रहे हैं, बड़े भाई भी हैं तो वो भी कुछ और बोल रहे हैं करने के लिए, मेरा दिल कर रहा है मैं यही करूंगा। तो मदर से बोला, मदर हमारी नाराज हो गई, बोली कि नहीं नहीं करना, तुम्हें मना कर रहे हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम मान नहीं रहे हो। तो हमने कहा कि अम्मी जान, मैं मुझे ना यही करना है, आप मुझे पैसा दो बस, बात खत्म, मुझे कोई दूसरा शायद नहीं कर पाए, मतलब बहुत कोशिश किया उन्होंने समझाने की, लेकिन मैंने कहा कि हम किसी के बातों में आ करके मैं वो कोर्स नहीं करूंगा जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं फिर अम्मी ने देखा कि चलो ये जिद पकड़ रहा है, नहीं मान रहा है, अपने जिद पे अड़ा हुआ है, इसके वजह से मुझे 1-2 टाइम खाना भी नहीं खाना पड़ा एहतजाज करने के लिए कि भाई आपको एडमिशन लेनी है और घर के वाले कुछ और कह रहे हैं, तो फिर इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा लैब में। लोगों को क्या मालूम कितना प्रोटेक्शन लेके काम करते हैं हम लोग, तो लोगों को क्या मालूम कि लैब में है तो बहुत सारे इन्फेक्शन, सारे लेबोरेटरी में तो हॉस्पिटल के जितने सारे इन्फेक्शन है सारे लेबोरेटरी में आते हैं सब, बिल्कुल। तो हुआ कि अम्मी ने बोला कि ठीक है जाओ एडमिशन ले लो। तो मैंने पता किया, करने के बाद जो सबसे नजदीक था 2009 में पटना में, बाहर जाना तो उस वक्त भी बड़ी बात थी 2009 में कि घर से बाहर जाया जाए। और माँ बाप के जब सबसे छोटे बच्चे रहते हो तो माँ बाप को और फिक्र रहती है कि अरे मेरा बेटा कहीं बिगड़ ना जाए, स्मोकिंग ना करने लगे, ड्रिंक रहो, और टेंशन भी ना हो, कोर्स भी करना है, लाइफ में आगे भी बढ़ना है, अपनी मर्जी से भी करनी है। तो ढूंढते ढूंढते इमारत शरिया किसी ने बताया, तो मैंने इमारत शरिया से DMLT किया पहले। तो वहाँ एडमिशन शुरू हुआ 2009 में, एडमिशन लिया। लेने के बाद किस्म किस्म के लड़कों से मुलाकात हुई, पढ़ने वाले भी लड़के थे, ना पढ़ने वाले भी लड़के थे। और जब हम रूम बंद करके पढ़ते थे तो कोई खटखटाता था चलो बाहर घूमने के लिए, तो मैं कहता भाई सॉरी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सिलेबस पूरा करनी, मुझे पढ़ना है। मैंने पूरे चार्ट बना रखे थे पढ़ने के लिए, सारे एक टॉपिक को कंप्लीट करता था, डेली की पढ़ाई जो भी पढ़ाते थे, माइक्रोबायोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी जो भी सारी चीजें हैं सारी को कवर करता था एवरीडे। तो करते करते फिर जब मैं पास आउट किया 2009 में, तो वेरी क्लोज टू एक सर थे हमारे, अलाउद्दीन सर, अभी तो नहीं है बेचारे, कैंसर हो गया उनका, इंतकाल हो गया। तो उनसे हमारी अच्छी दोस्ती थी, मतलब एक स्टूडेंट सर जो रिश्ता होता है एक दोस्ती की तरह रिश्ता था उनसे। तो जब पास आउट किया तो मैंने उनसे एक मशवरा किया कि सर क्या किया जाए, अब तो पास आउट कर लिया तो फिर क्या करूं, कहाँ जॉब करूं, क्या करूं। तो उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं जिशान तुम दिल्ली चले जाओ। तो मैं वहां से सामान पैक किया सारा पटना से कंप्लीट होने के बाद कोर्स, और फिर मैं घर आया। घर आने के बाद आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, मैम सभी आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप प्लीज आप जो ग्रुप छोड़ के चले जाइए यहाँ से प्लीज। आवाज आ रही है? नो इट्स ओके, या आ रही है सबको आवाज? जी जी। तो उन्होंने मशवरा दिया अलाउद्दीन सर की, शान दिल्ली चले जाओ और वहाँ पे ऑप्शन बहुत होंगे तुम्हारे लिए, अगर तुम पटना रहते छोटी जगह तो तुम्हारे लिए खुले जगह नहीं रहेंगे, यहाँ पे फंस जाओगे यहीं पे रह के। तो मैंने कहा कि सर बता रहे हैं तो सही कह रहे हैं, हमें दिल्ली जाना चाहिए। तो मैं तो 2011 में वापस घर जब आया तो फिर परेशानी मुझे शुरू हो गई, अभी भी मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई थी कि घर वाले एग्री करें आप दिल्ली भेजने के लिए मुझे। तो अब दिल्ली जाना है तो कैसे जाए इंसान। अब माँ फिर वही जिद कि नहीं मेरा बेटा, अब तो तुम अपनी जिद किए, कंप्लीट किए
यहाँ पे पढ़ के कोर्स नहीं, तुम्हें टीचर बनना है, तुम बीएड कर लो, तुम ग्रेजुएशन करो और टीचर बन जाओ। फिर वही उनका जिद। मैंने कहा कि अम्मी आपको पता है कि मेरा दिल नहीं लगता है, हमारा अलग है कि मैं ऐसा काम तलाश कर रहा हूँ जहाँ मुझे शांत काम करना पसंद है। शोर शराबा टीचिंग में है कि बच्चे शोर भी करते हैं, तो अपनी अपनी पसंद होती है इंसान की कि क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे। फिर उसके बाद में मैं 1 हफ्ते आया घर वापस पटना से, और 1 हफ्ते के अंदर मैंने अपना बैग तैयार किया और टिकट बुक किया। एक जानने वाले थे दिल्ली में, तो उनके पास फोन किया तो बोले कि मोस्ट वेलकम, आप आइए दिल्ली। तो फिर मैं वहां पे, तो अम्मी फिर जिद करने लगी, मैंने जिद करके फिर वहां से फिर 1 हफ्ते के अंदर पास आउट होने के ज्यादा भी देर नहीं किया वहां पे मैंने। 1 हफ्ते नहीं, 3 दिन के अंदर मैं कल पहुंचा हूँ घर, और 2 दिन के बाद टिकट बुक करता हूँ दिल्ली के लिए। मैं घर पे बिल्कुल नहीं रुका, दिल्ली गया। दिल्ली जाने के सफर आसान नहीं था, यहाँ तक आने का बहुत ही टफ। साइबर कैफे में जाकर सीवी बनाने के बाद मैं दिल्ली ग्रीन पार्क, नोएडा, नेहरू प्लेस, ओखला विहार और सारी जगहों पे, एक दोस्त के जरिए, एक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था वहां पे पहले से था, तो उन्होंने चारों तरफ मुझे दिखाया, हर एक जगह सीवी ले जाके मैंने डाला। वो ये कहते थे कि अच्छा ठीक है, आप फ्रेशर हैं, कहीं काम किया? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो काम नहीं किया कहीं। तो ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो कॉल करेंगे। मदर ने हमें 8,000 दी थी, और उन्होंने यही दिया था कम पैसे, इसलिए कि मैं जानबूझ के पैसे खत्म हो जाएंगे, हम दिल्ली से घर आ जाए। रुपये लेके गए थे मैं, तो रहने खाने का तो इंतजाम था वहां पे दिल्ली में। अब था कि ऑटो किराया वगैरह जाने होने का। पर कैश गए हम उधर, तो सीबी कहीं 1 डेढ़ महीना गुजर गए, कहीं जॉब नहीं मिली। सब यही कहते थे कि अच्छा ठीक है, सीबी है मेरे पास, हम कॉल करेंगे। अच्छा कहाँ से हैं? बिहार से। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये तो पार्शियलिटी बिहार के नाम से, मतलब कि आप जो है, आपको कुछ नहीं पता होगा बिहार के नाम से, मतलब लोग ये दिल्ली में पहले ये था कंडीशन कि आप बिहार के हैं तो कुछ नहीं जानते हैं या ऐसा। तो खैर 1.5 महीना पास होने लगा, पैसे मेरे पास खत्म हो गए, और मात्र पैसे मेरे पास बचे थे 1,200 रुपये, 1,200। तो अब मैं घर पे फोन नहीं कर सकता है, क्योंकि अम्मी पैसा वापस भेजती नहीं, कि उनको था कि भाई घर से वापस जाना आना है। तो और मुझे जाना नहीं था घर, कि घर मुझे जाऊंगा तो अम्मी बाहर जाने नहीं देंगी, बाहर नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे टीचर बन जाओ, टीचर मुझे बनना नहीं था। तो फिर उसके बाद हर जगह सीवी दिया, हर जगह मैं थक गया था। लास्ट अब मैं सोचा कि अब मैं शायद अब मुझे बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा, शायद अब ये सफर आखिरी है, और पैसे भी खत्म हो गए। अब मांग भी नहीं सकते घर पे, पैसा था लेकिन लोगों की पसंद नहीं थी, तो लोग गार्जियन पैसे भी, भाई कैसे भी आ जाओ वापस। तो खैर हर जगह सीवी देने के बाद मैं ऐसी पैदल, कभी कभी पैदल जाया करता, 2-3 किलोमीटर। भाई पैसे कम करने हैं खर्च, तो कभी बीच में पैदल भी चला जाता था। ओखला हेड से चला गया अबुल फजल पैदल, जो लोग दिल्ली में गए होंगे तो पता होगा, अबुल फजल शाहीन बाग। तो पैदल चला जाया करता था मैं बीचों बीच इधर से, ओखला हेड से शाहीन बाग होते हुए। तो एक ओखला हेड पे शादाब लेबोरेटरी है, बहुत पुरानी लेबोरेटरी, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शादाब है, उनका लैब है ओखला हेड के पास। उसमें भी मैंने दिया। एक दोस्त बोला कि इसमें भी दो दो, छोटा लैब है लेकिन दे दो उसमें भी सीबी, शायद अगर इनको रिक्वायरमेंट होगा तो कॉल कर लेंगे। मैंने दिया वहां पे। दिया तो बोले कि मेरे पास ना फ्रेशर की जॉब है, मुझे कलेक्शन बॉय चाहिए, ब्लड कलेक्शन के लिए। तो ठीक है, अभी नहीं, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो मैं सीवी देने के बाद, ड्रॉप करने के बाद पैदल ही चला गया। मैं अबुल फजल होते हुए, क्रॉस होते हुए शाहीन बाग रहता था, मैं 3 किलोमीटर पैदल, 4 किलोमीटर पैदल ही निकला। तो जैसे ही जमात इस्लामी हिंद का मरकज क्रॉस कर रहा था, तो वैसे ही फोन आया डॉक्टर शदाब का कि जिशान आर यू इंटरेस्टेड? तो बोला यस। तो लेकिन मैं बोला सैलरी क्या दोगे सर? तो उन्होंने बोले कि 4,000 रुपये देंगे, जबकि उस वक्त दिल्ली में मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए फ्रेशर की 7,000, 7,000। उन्होंने मुझे 3,000 कम करके सैलरी मुझे दिया, मतलब 4,000। मैंने कहा कि पैदल जा रहे थे, मैं सोच रहा था कि 4,000। मैंने कहा कि सर, उस वक्त तो कुछ जवाब नहीं दिया कि मैं मना करूं, हाँ करूं या ना करूं, पैसे भी नहीं अपने पास सर्वाइव करने के लिए, और घर से पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और मुझे दिल्ली में ही रहना, जॉब करना, आगे बढ़ना है। तो खैर उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि सर थोड़ा मुझे सोचने का वक्त दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ वापस। तो मैं थोड़ा देर पैदल चलने के बाद जमात इस्लामी हिंद का कैंपस क्रॉस कर रहा था। तो वैसे ही अपने दिल में आया कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग। अगर डेढ़ डेढ़ महीना मुझे ऐसे ही पास हो गए टाइम, और मेरे पास पैसे नहीं रहे, तो मैं तो घर जाना पड़ेगा। और मैं घर जाना चाहता नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना है घर, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह घर पे कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे अपना जो है शौक था
कि मुझे कुछ करना है जो मेरा करने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं 4,000 दूंगा। तो मैंने कहा कि यार चलो 4,000 से ना, मेरे अंदर कोई फेल नहीं है, स्मोकिंग नहीं करता, मैं पान गुटखा कुछ भी नहीं खाता, तो 4,000 से। हेलो, आ रही आवाज? तो हेलो हेलो। तो मैं ये सोचा कि 4,000 से कम तो खर्च मेंटेन कर सकता हूँ अपना, मैं सब मतलब मैं घर ना दूं, मुझे तो घर देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर पे सब लोग, ऐसा नहीं है पैसे की जरूरत है। तो मैं कहा कि 4,000 का कैलकुलेशन किया पहले, कि अगर मैं रूम भी लेता हूँ तो 1,500 या 2,000 का पड़ेगा रूम, 2,000 का अगर सिंगल लूंगा रूम, तो किसी के साथ शेयर करके 2,000 मेरे पास बचेंगे, 2,000 में तो खा लूंगा मैं, बस इतना सोचता कि मैं खाकर रह सकता वहां पे दिल्ली में 2,000 से, और 2,000 रेंट दे दूंगा। तो मैंने कहा कि यार 1.5 महीने गुजर गए, हर जगह फ्रेशर फ्रेशर, और कहते हैं कि पहले तो एक बिहार के नाम से कि बिहार के हो, उनको ये लगता है कि हमें जो है ना कुछ पता नहीं होता है, हम ऐसे उठ के चले आते हैं। तो ये बहुत मुझे मायूसी हुई कि बिहार से कोई नहीं था, कोई जानने वाला कोई भी नहीं था मेरा, कोई भी मेडिकल फील्ड में कहीं भी नहीं था, कोई सीनियर वो मैं फोन करूं कि भाई मेरा सीवी देखो या अप्रोच करो पैथोलॉजिस्ट से कि मैं इंटरव्यू दे सकूं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं था मेरा। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि 4,000 देंगे, मैंने कहा कि 2,000 रूम रेंट दूंगा, 2,000 में खाना खा लूंगा मैं, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरा एडिशनल खर्चे तो है नहीं कुछ भी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद काम किया वहां पे, दिल लगा के काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, अपने टाइम से जाते थे, और मैं खाना बाहर नहीं खाता था, मैंने पटना में खाना बनाना सीख लिया था, क्योंकि अगर आप बाहर रहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको खाना बनाने आना चाहिए, अगर खाना बनाने नहीं आया तो आपको बाहर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाहर के खाने होटल वगैरह से खाएंगे, एक तो महंगा पड़ेगा, दूसरा ये कि हेल्थ के लिए भी सही नहीं होगा। तो मैंने खाना बनाना, मैं सोचा कि नहीं, मैं तो खाना बना रहा, तो वहां भी तो मेरा गुजारा हो गया। 6 महीना करने के बाद मैं 6 महीना वहां काम किया, डॉक्टर शादाब उखला हेड के पास है, अभी भी है लैब वो, अभी भी है वहां पे। तो मैं काम किया 6 महीने के बाद, तो उस वक्त 2011 में ही अल्शिफा हॉस्पिटल खुल गया था वहां पे, जमात इस्लामी हिंद जो ट्रस्ट से चलता, ये ऑर्गेनाइजेशन जमात बटला इस्लामी हिंद हाउस से मोड़ के पास है ना, चलता अल्शिफा सुशांत भाई? हॉस्पिटल, जो लोग शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बटला जी हाउस जी मोड़ के पास एग्जैक्टली है, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी जी बटला जी हाउस मोड़। आप, जी जी जी। तो फिर वहाँ पे जी, तो अलशिफा में वैकेंसी आई दो, तो मैं इससे क्या शादाब लेबोरेटरी से मैं अलशिफा फ्रेशर यहाँ पे था, तो 6 मंथ के बाद एक सीवी में मुझे मेंशन करने का हो गया कि हाँ मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ शादाब लेबोरेटरी में। तो एक प्लस पॉइंट रहता है कि दिल्ली जाओ तो आप दिल्ली में काम कर रहे हो, तो एक प्लस पॉइंट रहता है कि हाँ, तब वो कहते हैं कि फ्रेशर का टैग खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू दिया वहाँ पे अल्शिफा हॉस्पिटल में, 2 वैकेंसी आई, एक फ्रेशर की, एक सीनियर की वैकेंसी आई। तो खैर मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो डॉक्टर इसरार थे पैथोलॉजिस्ट, उन्होंने काफी अच्छे इंटरव्यू लिया, और उन्होंने बजाते अगर बोला कि आप यूरिन में ये बनते हैं, माइक्रो आप क्रिस्टल बनते हैं, तो उसके मार्फोलॉजी बना के दिखाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमारत से हम लोग पढ़े थे, तो थ्योरी के मामले में पढ़ते थे जम के, कोई भी बाहर कोई भी एक्टिविटीज नहीं थी, लड़कों के साथ घूमना, फिल्म देखना, गर्लफ्रेंड थी नहीं कोई, तो इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज नहीं थी कि जो मेरा टाइम वेस्ट हो सके। तो पूरा पढ़ाई पे अपना वक्त दिया, सारे थ्योरी को मजबूत किया पूरी तरीके से, हर एक मार्फोलॉजी मुझे पता था। तो डॉक्टर इसरार कहें कि यूरिन, जिशान तुम्हें पता है ना कि क्रिस्टल मिलते हैं यूरिन में, क्या क्या मिलते हैं, मुझे बना के दिखाओ मार्फोलॉजी। मुझे पेन और पेपर बढ़ाया, क्वेश्चन तो पूछ ही रहे थे, लेकिन बोले कि मार्फोलॉजी बना के दिखाओ मुझे। तो मुझे तो सब पता था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो पढ़ा था, मैं टाइम पास किया नहीं था, मैंने सारे मार्फोलॉजी बना के दिया। तो खैर देखिए, बहुत खुश हुए, मैनेजमेंट पूरी टीम थी पूरी खुश हुई कि नहीं निशान, आप कितने दिन हुआ काम करते हुए? 6 मंथ। तो बोले कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वेट करो। तो इतना अंदाजा हो गया था दिल्ली में काम करते कि कोई इंटरव्यू के बाद बोले कि वेट करो तो जॉब आपकी डिफिनिट हो गई है, और वो कोई बोले कि कॉल करेंगे तो जॉब नहीं हुई है। तो ये सीख गया था मैं कि अगर कोई बोले कि बैठ जाओ तो जॉब हो गई आपकी, अगर कोई बोले कि कॉल कर देंगे इसके बाद आपको, तो समझो जॉब आप इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं किए हो। खैर मेरा नंबर आया, हो गई सारी, मैंने लगा काम करता रहा। लेकिन इसी दौरान मैंने अब वो एक साथी से मुलाकात हुई, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करते थे, शब्बीर भाई, और वो यूपीएससी क्वालिफाई किए, तो मेरे अच्छे दोस्त बन गए वहाँ पे जमात इस्लामी हिंद में।
तो उन्होंने एक बात कही, उनका कनेक्शन था, बाहर लोग रहते थे, वो केरला के थे। तो उन्होंने कहा कि जीशान काम करो ना तो सॉलिड एक्सपीरियंस लो कहीं पे, अगर जल्दी जल्दी जगह मत छोड़ो। जैसे हम कहीं ज्वाइन कर लिए तो अमूमन होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे 5,000 ऑफर देता है, मैं यहाँ 10,000 मिल रहा है, तो लोग करते हैं जंप कर जाते हैं, 2-3 महीने के बाद ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए पैसे का, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे कई ऑफर आने लगे उसके बाद, अलशिफा ज्वाइन करने के बाद। तो मुझे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जिशान एटलीस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 इयर्स काम करना चाहिए, जो सॉलिड एक्सपीरियंस होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम तो बंदा जम के और मैं कोई पैसे का टेंशन नहीं, ड्यूटी जाना, नमाज की पाबंदी, हर वक्त में नमाज, पांचों वक्त का नमाज पढ़ना, तिलावत करना, वो तो मशगूलियत थी बचपन से ही। और मैंने जो टाइम बचता था मेरे पास काम ड्यूटी से आने के बाद, और जो फिर मुझे खाना बनाने के बाद, मगरिब के नमाज से पहले पहले मैं खाना बना लेता था। 4 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती थी, मैं आके अजान से पहले मैं खाना बनाता था, और मगरिब के बाद फिर से पढ़ाई शुरू। अभी भी मेरी स्टॉप नहीं हुई थी कि अब लाइफ में आगे बढ़ना है तो कंटिन्यू स्टडी रखनी पड़ेगी। आपको नॉलेज चाहिए तो आपका खत्म नहीं हुआ, आप पास आउट कर लिए, आपको जॉब मिल गई, लेकिन ये खत्म नहीं हुई, अभी स्ट्रगल अब शुरू हुई है स्ट्रगल। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया, डीप से पढ़ना शुरू किया, हर एक चीज को, टॉपिक को कवर किया। उधर प्रैक्टिकल करते थे, डॉक्टर इसरार से भी कभी कभी किसी मौजू पर डिस्कस करते थे। तो मैंने सारी किताबें रखी थी, अपना स्टडी करते रहा, टेबल वगैरह सारा इंतजाम करके मैं अपना, मतलब बोलते ना, सेट दी गोल एंड टिक दी टारगेट। तो लाइफ में था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे घर से, या ये नहीं कि माँ मुझे पैसा देगी तो मुझे उनके पैसे से कार खरीदनी है, या जो भी है, मुझे अपना करना था, सब कुछ अपना करना था, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना था। तो मैं पढ़ाई करता था अपना, और इधर काम करता था, बस मेरा यही काम था, पढ़ाई करना, काम करना और नमाज, बस यही। कोई बाहर घूमना नहीं, दिल्ली में भी किसी दोस्त के साथ घूमना नहीं, कोई भी फट्टेबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। 2 साल गुजरा, 2 साल गुजरने के बाद ऐसे ही काम करते रहा। तो अब था कि अब कंप्यूटर अपने पास था, इंटरनेट भी थे, पहले तो इंटरनेट नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, अब जो है 2-3 साल 4 सालों में स्मार्टफोन आ गया। 2009 के बाद स्मार्टफोन आ गया, 2012-13 में। तो मैंने फोन खरीदा, फिर इंटरनेट चलाना शुरू किया। इंटरनेट चलाना शुरू किया, फिर मैं बैठता था कंप्यूटर पे कि जॉब फाइंड आउट करता था कि अब जो है बाहर जाया जाए। देखता था सीनियर सीनियर जो लोग हैं उनकी सैलरी 35,000 है, 40,000 है। मैं सोचा कि अगर मैं कल को मैं भी सीनियर बनता हूँ और 5 इयर्स गुजारता हूँ तो मेरी भी सैलरी 35-40,000 होगी, जो आगे चल के महंगाई बढ़ेगी, और 40,000 और 25,000 से कुछ भी नहीं होगा। कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, आप एजुकेशन क्या देंगे? और दिल्ली जैसे महंगा जगह है, जो 8,000 का तो 2 BH का फ्लैट मिलता है वहाँ। तो खैर, मैं वहाँ पे गया और तैयारी शुरू की, फिर बाहर का चक्कर लगाया, कंसल्टेंसी का चक्कर लगाया। फिर इसी दौरान मैं कंप्यूटर पर खाली वक्त में बैठ के सर्च मारते रहता था जॉब का, सऊदी कैसे जाएंगे, या कतर, या दुबई, ओमान, ये सारे कंट्रियों में सारी चीजें अब सर्च मारना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास 2 साल एक्सपीरियंस हो चुके थे। तो उसी दौरान एक इंचार्ज थे बिहार के ही, मुमताज भाई, तो देखे कि मैं मुझे कि हमेशा ये ना इंडिया में जॉब सर्च नहीं करता, हमेशा बाहर के चक्कर में रहता है, बाहर जाने की कोशिश करते रहता है। तो बोले, जी शाम, तुम हमेशा बाहर के चक्कर में रहता है, तो तुम बाहर जाना चाहते हो? बोले, हाँ जी सर, बाहर तो जाना चाहता हूँ, क्या है यहाँ पे, लाइफ कुछ है नहीं, बहुत करूंगा, 5 साल के बाद सैलरी मेरी 35,000 हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी बस, और क्या होगा, तो इससे तो कुछ होगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त तैयारी करता है, उससे जाके मिल, तो तुम्हें प्रोसेस बताएगा। और अभी मुझे प्रोसेस कुछ भी नहीं पता कि प्रोमेटिक होता है, डेटा फ्लो होता है, ये प्रोसेस है, मुझे अनजान, कोई भी कनेक्शन में नहीं है कि कोई बाहर हो बंदा, वो बताए, मुझे गाइड करे। जो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको बता रहा हूँ मैं, उस वक्त मेरे साथ ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था कि कोई मुझे फोन करके बताए कि जिशान आप ये प्रोसेस करो, मैं हूँ, आपका CV फॉरवर्ड करूंगा, मैं हर प्रोसेस पे आपके साथ खड़ा रहूंगा, कोई भी नहीं था। तो खैर, नेट के जरिए, और मुमताज भाई ने कहा कि एक बंदा मैं जानता हूँ, रहमान भाई, वो तैयारी कर रहे हैं, वो भी बाहर का तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा कलीग रह चुका है, साथ में काम किया है, तुम उससे जाके मिलो। उन्होंने मैसेज किया, मैंने व्हाट्सअप किया उस वक्त, व्हाट्सअप। तो मैंने फ़ोन किया उनको कि रहमान भाई, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, और उनका कलीग हूँ, मुमताज़ भाई को आप जानते हैं उनको। जी, तो हम बोले कि आपके पास अगर 10 मिनट का वक्त है तो आप मुझे दे दीजिए, आपसे पूछना है, बाहर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बोले कि संडे को आ जाओ।
तो हम बोले कि ठीक है सर, संडे को आ जाता हूँ। उनके घर गए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इज्जत किया उन्होंने। चाय वाय पीने के बाद हम बोले सर मुझे प्रोसेस जानना है कि आप, पता चला है कि आप कतर के लिए तैयारी कर रहे हो। ये 2014 की बात है, 14 की बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो हमें ये सर प्रोसेस क्या है बाहर जाने का? मुझे कहीं भी पेपर में वैकेंसी कहीं भी नजर नहीं आती कि आप पैरामेडिकल की वैकेंसी, आप पेपर खोलो और देख लो कि हाँ बीएमएलडी की इतनी, डॉक्टर की इतनी वैकेंसी है, डेंटल की इतनी वैकेंसी, नर्सेस की इतनी, कहीं भी नहीं नजर आएगा आपको। कोई सा भी पेपर में नजर नहीं आएगा आपको। तो मैंने कहा कि सर मुझे जानना है, बाहर जाना है मेरे। तो बोले कि हाँ, तो मेरा प्रोसेस क्या है? उन्होंने बताना शुरू किया तो मैं भी पेन और कॉपी लेके लिखना शुरू किया। उन्होंने बोला कि, मैं बोला इतना प्रोसेस है, डेटा फ्लो करना है, प्रोमेटिक एग्जाम देनी है, एचआरडी कराना है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करनी है, और उसके बाद ये सारी चीजें करनी है। मैंने सारे को नोट करने के बाद बोले कि इसी दौरान मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था पटना से, जो रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, जो हेल्थ लाइसेंस है। तो वो हमसे पूछे कि ये तुमने रजिस्ट्रेशन कराया है? तो मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन क्या, नहीं मुझे नहीं पता है, टीचर भी कोई नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये माल्टा से रजिस्ट्रेशन होता है, जो QCHP एक्सेप्ट करता है, कतर काउंसिल ऑफ हेल्थ प्रैक्टिशनर, वो तलाश करता है जब आप डेटा फ्लो कराते हो। तो 2014 तक मुझे पता नहीं कि रजिस्ट्रेशन भी होता है। और खैर उन्होंने फॉर्म दिया मुझे, कहा कि आप इसको फॉर्म फिलअप करके भेज दो। तो मैं रजिस्ट्रेशन किया और उस वक्त से तैयारी शुरू किया। सारे नोट किया मैंने, डेटा फ्लो क्या है, कैसे जाएंगे गूगल में, कैसे सर्च करेंगे, और कैसे ये पेमेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्रेडिट कार्ड से होगा, सारी चीजें उन्होंने बताया। और मैंने सब नोट करते गए पेपर पे कि मुझे दोबारा पूछने की नौबत ना पड़े। कोई भी आप बार बार वक्त लो, बार बार कोई बताए, सबके पास वक्त कीमती होता है। जब जॉब करता है इंसान, तो कोई आप अगर आपको टाइम दे रहा तो वो अपना बहुत ही कीमती वक्त आपको दे रहा, उनके पास टाइम नहीं है जो जॉब करते हैं। तो बहुत ही कीमती वक्त था। हमने कहा कि दोबारा नहीं पूछना, अगर कहीं फंसेंगे तो मैं पूछूंगा, अगर नहीं फंस रहा हूं तो क्यों पूछूं मैं। तो खैर सब नोट कर लिया। मैंने शुरू किया प्रोसेस करना, सारा डॉक्यूमेंट रेडी किया, मैंने खुद से डेटा फ्लो किया, और क्रेडिट कार्ड से किया। क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड से होता नहीं है। फिर एग्जाम शुरू किया। एग्जाम शुरू करने के बाद सब तैयारी मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह गुड़गांव में सेंटर पड़ा। गुड़गांव में एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पास होने के बाद भी रास्ता आसान नहीं है। अब जॉब, अब बाहर के लिए जॉब सर्च करना, ये भी रास्ता आसान नहीं है कि आप डेटा फ्लो कर लिए, प्रोमेटिक कंप्लीट के लिए कर लिए, और कोई आपका कनेक्शन नहीं है बाहर में कि हाँ कोई बताए कि वैकेंसी आए, तब तो पता चले कि आप डेटा फ्लो और प्रोमेटिक पेश कर सको कि वैकेंसी ये आई है, 20 वैकेंसी है, आप इंटरव्यू दो। नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। अब ये स्ट्रगल और शुरू हुआ। तो तब तक रहमान भाई का इंटरव्यू हो चुका था, और ये कतर आ चुके थे रहमान भाई। तो इनसे हमारी अच्छी दोस्ती बन गई, हम अब फैमिलियर हो गए, अच्छी दोस्ती बन गई। तो उन्होंने कहा कि जिशान QRC की, आप पता हो QRC जो यहाँ कतर में, QRC सबको पता है, रिजवान भाई QRC, कतर रेड क्रिसेंट। तो जी जी। हाँ, रहमान भाई यहाँ जॉब करते हैं, QRC में है, यहाँ पे बरवा सिटी के पास जो QRC है। तो उसके बाद QRC में उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। 2016 में आ गए थे रहमान भाई। उनसे हमें फोन से बात होने लगी, तो वो कहे कि यार वैकेंसी QRC की आई है मुंबई में, तो तुम जाओगे क्या? तो मैंने कहा कि मुंबई कहीं भी आए, मुझे तो जाना है, प्रोमेटिक मेरा क्वालिफाई हो गया, डेटा फ्लो हो गया है, मैं जाऊंगा। खैर मुंबई गया, करिश्मा कंसल्टेंसी था, यहाँ पे फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। और वहां पे जब मैं 3 दिन पहले, इंटरव्यू के पहले गया जब कंसल्टेंसी में, तो अलबान नाम का एक शख्स था। उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो, CV देखा तो बोला बिहार से हो। ऐसे मुझे ऐसे नजरों से देख रहा था जैसे मैं किसी दूसरे प्रांत से आया हूँ शख्स। मैं कहीं, मतलब ऐसा लग रहा कि मैं बिहार के नाम पे कलंक, मतलब ऐसी छोटी जगहों से आया हूँ मैं। तो CV लिया, ऐसे मतलब मुरझाई हुई नजरों से मुझे देखा। अच्छा बिहार से हो? तो फिर उसने CV लिया, बोला कि ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट लिए, बोला कि इंटरव्यू के दिन आना, 2 तारीख से इंटरव्यू है। मैं चेंबूर में रुका वहां पे मुंबई में। खैर इंटरव्यू के दिन पहुंचा, जैसे ही कंसल्टेंसी पहुंचा हूँ, मेरा CV सब गायब, मेरा डॉक्यूमेंट सारा गायब कंसल्टेंसी से। और मैं देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट से, कतर से लड़के जो प्राइवेट में यहाँ जॉब करते हैं, छोटे छोटे मेडिकल सेंटर में, यहाँ से वो गए थे फ्लाइट से इंटरव्यू देने के लिए मुंबई। और वो जो सारे केरले के लड़के थे, साउथ इंडियन सारे लड़के थे, कोई भी नॉर्थ इंडियन नहीं था, कोई यूपी और बिहार से नहीं था। और जैसे ही वो वहां पे चेंबूर पहुंचते हैं और कंसल्टेंसी पे पहुंचते हैं, अलबान जो है वो शख्स गाड़ी पे बैठाता है, उनको ले जाता है। जब मैं वहां पहुंचता हूँ कि मेरा क्या हुआ इंटरव्यू का, तो वो बोलता है तुम्हारा CV ही नहीं है। मैं बोला 2 दिन पहले तुमको CV सबमिट किया,
और फिर क्या बोलता है, उन्होंने एक बहाना तलाशा कि मैं इंटरव्यू में ना बैठ पाऊं। उसने तलाशा कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप नहीं जा पाओगे, वहां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है और रजिस्ट्रेशन नहीं है मेरे पास, जबकि ये जरूरत नहीं थी। उसने मुझे झूठ बोला। मैं कहा मैं दिल्ली से चल के आया मुंबई इंटरव्यू देने के लिए, इतना पैसा खर्च किया और अपना छुट्टी लेके आया, ये बोला इंटरव्यू। फिर मैं रहमान भाई और फिरोज, तब तक शब्बीर, 3 लोगों से मुलाकात है, मतलब फोन से जान पहचान हो गई थी। शब्बीर भाई भी अभी इंडस्ट्रियल एरिया में क्यूआरसी में अभी भी जॉब करते हैं लैब में, और फिरोज दोहा जो क्यूआरसी है दोहा में तलवार गेट के पास, रिजवान भाई को पता होगा, तो वहां पे जॉब करता है फिरोज, डेंटल टेक्नीशियन है। तो ये मेरी दोस्ती 3 लोगों से हो चुकी थी आने से पहले कतर में, ये फर्स्ट टाइम। तो मैं फोन लगा के बोला कि यार ये बंदा जो मुझे जाने नहीं दे रहा, ये बोला डॉक्यूमेंट मेरा गायब कर दिया 3 दिन पहले, और जितने केरला के लोग हैं सबको इंटरव्यू बैठने दे रहा, मुझे जाने दे नहीं दे रहा, ये क्या मैटर है। तो कह रहा है कि यार ये पार्शियलिटी कर रहा है, मतलब सिर्फ साउथ इंडियन जाएंगे, नॉर्थ इंडियन को नहीं देंगे ये। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बताओ यहाँ पे आने के बाद यहाँ भी पार्शियलिटी चल रहा है, और आप 2 दिन पहले जाते हो और सीबी जमा करते हो, सीबी आपका फेंक दिया जाता है, सारा डॉक्यूमेंट फेंक दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट तो जमा हुआ ही नहीं। तो फिर बात हुई शब्बीर रोज उसी कंसल्टेंसी से आया था, रहमान भाई भी उसी कंसल्टेंसी से आया, तो उन्होंने फोन किया वहां पे। फोन करने के बाद अरे भाई मेरा भाई दोस्त गया है, तुम इंटरव्यू नहीं ले। तो ऐसे मतलब अनजान की तरह बोला, अच्छा तुम्हारा भाई है, मुझे नहीं पता था। फिर उसने मांगा जल्दी जल्दी, बोला डॉक्यूमेंट दो। डॉक्यूमेंट देने के बाद बोला कि अच्छा चलो इंटरव्यू लेंगे। फिर उसने दोबारा मेरा डॉक्यूमेंट लिया, सारा मैं दे चुका हूँ 2 दिन पहले, और मेरा सारा डॉक्यूमेंट फेंक दिया गया, बिहारी होने की वजह से सारा डॉक्यूमेंट फेंक दिया गया। जी हाँ, वो उसने सीवी देखा बिहारी है, तो सारे साउथ इंडियन इंटरव्यू दे रहे थे, क्योंकि हम पहले बिहारी थे। उस दिन मैं पहला बिहारी था, एक कैंडिडेट जो मिला था उसको बिहार का, उसने सीवी फेंक दिया मेरा। फेंकने के बाद फिर जब इधर से फोन गया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर इंटरव्यू में बैठने दिया। तो खैर इंटरव्यू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। लेकिन अल्लाह की क्या मर्जी थी कि वो वैकेंसी कैंसिल हो गई, कई लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो वैकेंसी कैंसिल हो गई, खत्म। फिर से स्ट्रगल शुरू। अब एक उम्मीद जगी थी कि चलो कतर पहुंचूंगा 2016 में, वो उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि अब वैकेंसी कब आएगी पता नहीं है, और कनेक्शन भी नहीं है। इस दौरान कुवैत की भी वैकेंसी आती रही, ओमान की या सऊदी की 2-3 इंटरव्यू दिए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी कम है, और कुवैत में भी डायरेक्ट एमओएच में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आपको पता ही रिजवान में डायरेक्ट गवर्नमेंट में है इंसान, तो फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज हमाद की है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो फिर इस दौरान कुवैत का भी इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद दिया। तो इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह सीबी सबमिट किया, कंटिन्यू ऑनलाइन सबमिट करते रहा हर जगह। इसी दौरान 2016 में हमाद का सिलेक्शन हुआ। हमाद का सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद मैंने सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर रखे थे, फॉर्मेटिंग मेरे पास था, जो इनको चाहिए मेरे पास सब कुछ था। फॉर्मेटिंग इनको चाहिए, फॉर्मेटिक था मेरे पास, डेटा फ्लो चाहिए, डेटा फ्लो था, एचआरडी सारे डॉक्यूमेंट पे मेरे सब कुछ करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो सिलेक्शन करते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट रेडी होता है उसी को ये बुलाते हैं या कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज आपके पास वाट एवर कितना एक्सपीरियंस है कोई नहीं पूछता, आपके पास आप कहाँ से बिलोंग करते हो कोई नहीं पूछता। तो जब आप डॉक्यूमेंट रेडी करते हो तब ये इंटरव्यू में बैठ सकते, पता चला मुझे। तो सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद 2016 में इंटरव्यू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद रजिस्ट्रेशन होने 2017 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर ज्वाइन किया। यहाँ आने के बाद कतर, जिधर भी मैं जाता था लैब में, पूछते थे लोग कहाँ से हो, बिहार से। ऐसे मुझे देखते थे गौर से, पहली बार कोई बंदा मिला है जो बिहार बिहार का तो कोई था ही नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा था कोई भी, क्यूआरआई हमा जनरल में या क्यूआरआई में या अल बकरा में, स्पेशली लेबोरेटरी में। पता नहीं गुमनाम कहीं होंगे, कहीं मुझे अब फर्स्ट आप नए आए हो, तो लैब में तो कोई नहीं था, मुझे नहीं मिला कोई भी, 2017 में कोई भी नहीं था लैब में। तो सरप्राइज होते थे यार, बिहार से कैसे आ गए। मतलब उनको ये लगता था कि बिहार के लोग या तो मेडिकल में पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो शायद मेडिकल में नहीं है, वो नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे करके इसी दौरान जो मेरे जूनियर थे वो कनेक्शन में थे, जैसे आप तौसीफ, रिजवान भाई जानते हैं तौसीफ को, या और बच्चे जानते होंगे तौसीफ को। तौसीफ हमारे बीच आ चुके हैं, बच्चों के बीच आए हैं एक बार, हाँ तो मैं जी लेके जी, तो आया हूँ। मैं जी, तो तौसीफ मेरा कॉलेज जूनियर है, और तौसीफ, शाहनवाज और नकी। मैं जब यहाँ पे आया तो ये लोग कनेक्शन, जैसे मैं अपने सीनियरों से कनेक्शन बना के रखा था, इन लोगों ने हमसे कनेक्शन बनाया। तौसीफ जब ये रांची में जॉब कर रहा था, तौसीफ
तो हमसे बात करना, सर क्या करें, क्या क्या होता है प्रोसेस। मैंने इनको गाइड किया, शाहनवाज नक्की को और तौसीफ को, कि इमाल्टा करना है। उन्होंने भी नोट करना शुरू किया कि ये प्रोसेस है जी शान भाई। और फॉर्मेटिंग करने के बाद मैं एक दो बार ट्राई भी किया, सीवी सबमिट करने के बाद इंटरव्यू भी किया 2018 में तौसीफ का। लेकिन अनलकी रहा, सिलेक्शन नहीं हो पाया। इंटरव्यू हुआ हमारे से, मैं सीवी सबमिट करने के बाद नहीं हो पाया। खैर बाद में 2000 इधर हुआ जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, लेकिन देर में हुआ, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया। फिर सुधा शाहनवाज भी आया मेरे गाइड करना, अल्हम्दुलिल्लाह शाहनवाज भी आया। और उस दौरान नकी अक्सर में जॉब कर रहा है। तो जो जूनियर है, जो 3 बंदे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो मैं जब अकेले था, ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले हूँ, खतर में कोई भी नहीं है। तो आहिस्ता-आहिस्ता 3 लोग जो आ गए और जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुश हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन सबकी मजबूत है, अपने पैसे से जो चाहे वो कर रहे हैं। अब कोई पूछता भी है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं मुझे डायरेक्ट जॉब चाहिए। वो कोई तैयारी नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं पैसा खर्च करना चाहते, उनको डायरेक्ट जॉब चाहिए कतर का। तो उनको नहीं पता कि यहाँ पे कितनी डिफिकल्ट है, आपको प्रोसेस है, प्रोमेटिक है, कतर है और डेटा फ्लो है, सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती, तो नहीं पता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा मुझे जॉब लगा दो। तो आपको पैसे खर्च पहले करनी पड़ेगी, 40 से 50 हज़ार खर्च करनी पड़ेगी। डेटा फ्लो में खर्च होता है 28-30 हज़ार, प्रोमेटिंग में खर्च होता है, उसमें भी 10, 12, 13, 14 हज़ार खर्च होते हैं। तो आपको पैसे इकट्ठे रखने पड़ेगी तैयारी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये तीनों लड़के आ गए। और भी लड़कों को मैं 3-4 लड़के ऐसे हैं जो पटना में, अभी कुछ लड़के जो पटना में पढ़ रहे होंगे, वो सरल पैथ लैब का नाम सुने होंगे। पटना में सरल पैथ लैब एम्स के पास है। हाँ उसमें हाँ, जी जी, फिरोज करके एक बंदा है, फिरोज। उस हाँ हाँ, जी उसमें जितने सारे स्टाफ हैं फुलवारी जी शरीफ जी के सेंटर का, वो सारे जी बच्चे हमसे कनेक्शन है और सब लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, और सब लोग कोशिश कर रहे हैं और सब लोग वो प्रोसेस में लगे हैं। तो हमसे कनेक्शन बना है। तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप जो है अच्छे से काम करो, थ्योरी को मजबूत करो, एक-एक काम को सीखो और फालतू काम अपने जो है फ़ोन में वक़्त ना दो। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक ये सारे फालतू की चीज़ें हैं, ये ग्रोथ नहीं कर सकते आप इसमें वक़्त दोगे, क्योंकि वक़्त आप जब काम करोगे तो पढ़ोगे भी, आपके पास टाइम कहाँ होगा? तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले थ्योरी मजबूत करें आप पूरी तरीके से। एक-एक चीज़ को पॉइंट, अगर प्लेटलेट्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में सारी चीज़ें आप पढ़िए, उसको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो प्लेटलेट्स के बारे में आपको नॉलेज हो, कि प्लेटलेट्स बनता कैसे है, कहाँ से फॉर्मेशन होता है, साइज़ क्या है, कैसा दिखता है, एक-एक मॉर्फोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप डीपली स्टडी करोगे, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कंटिन्यू, दूसरा क्या करता है, हाँ, ज़्यादा दोस्त, पढ़ाई के दौरान ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी। आप ज़्यादा दोस्त बनाओगे तो उनको कहेंगे, यार मुझे कल चलो ना, वहाँ चलना है, कुछ काम है। पता चला आप पढ़ रहे हो, तो वो तो मेरा हमेशा से एक दोस्त रहा है, 1 से 2 दोस्त मैं कभी नहीं रखा। इसलिए कि जब आप दोस्ती करते हो तो वक़्त भी देना पड़ता है, तो पढ़ाई में आपको पढ़ना भी है, क्योंकि आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कंप्लीट नहीं है, आप पढ़ते रहना। आपको मेडिकल ऐसा फील्ड है या कोई भी ऐसा फील्ड, आपको स्टडी आगे बढ़ना है लाइफ में, कंटिन्यू आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो आप जब टाइम रहता है आपके पास, तो कंटिन्यू आप स्टडी करते हो। तो वैसे ही स्टडी करते रहो आप कंटिन्यू। शाम के वक़्त आपको मगरिब का नमाज़ पढ़ो, खाना पहले बना लो। अगर खाना, कोशिश करो कि बाहर का खाना ना खाएँ, अपने से बनाएँ, क्योंकि बाहर जाना है तो आपको खाना बनाने आना चाहिए, तभी आप टिक सकते हो लंबे टाइम तक, आगे बढ़ सकते हो। और अगर हम खाना बनाते हैं तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, हेल्थ खराब नहीं होता है। तो अपना वक़्त ज़ाया ना करो, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें। जब आप 4 साल मेहनत कर लोगे ना, जो जी में आए, वहाँ पे ना टेक्नीशियन कार चला सकता है, रिज़वान सर, कोई भी टेक्नीशियन कार चला सकता है वो अपने पैसे से इंडिया में। कोई भी खरीद सकता कार, कोई भी नहीं खरीद सकता। तो जी हम अपना सपना, हम पैरामेडिकल कोर्स है, हम अपने आप को छोटा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बेहतरीन है कि बहुत आप अच्छी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। आपको जो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए चीज़ें मैसर होनी चाहिए, एक कार, जो बंगला, जो भी आपको चाहिए, वो चीज़ें आप 4 सालों में जॉब होने के बाद कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ, सेट द गोल एंड कीप द टारगेट। आपको अपना वक़्त देना पड़ेगा पढ़ाई पे। और जब पढ़ने लगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब तो ये खत्म हुआ, मैं बात करूँ टाइम मैनेजमेंट की। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, अब पढ़ाई की बात करें, मैं तो अब तक मैं अपना सफर बता रहा था।
कि कैसे कैसे स्ट्रगल हुआ, और आसान सफर नहीं है। जब आप लगे रहते हो ना, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाले हैं। अतः कहते हैं ना, कुरान मजीद की एक आयत है कि वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो अल्लाह ताला जो है ना, इज्जत और जिल्लत देने वाले हैं। जब आप मेहनत करते हो ना, तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करते हैं, ऐसे असबाब पैदा करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कि अब दुनिया आखिरी हो गई है, कहीं से हेल्प मिलने वाला नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। तो मैंने सोचा, जब मैं अकेले था, जब मैं यहाँ पहुंच सकता, तो आप क्यों नहीं। अब तो कितने लोग हो गए गाइड करने वाले। मेरे वक्त ऐसा कोई नहीं था कि जो फोन पे बताए, ये जर्नी बताए, ये प्रोसेस बताए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उस वक्त से मलाल था कि नहीं, अब जो बंदे मिलेंगे हम अपना वक्त देंगे। और हमेशा कोई भी ऐसा लड़का मिलता है, अपने खासतौर से बिहार का और मुस्लिम लड़का, मैं पूरा टाइम देता हूँ, इनकरेज करता हूँ। मैं अपने सारे टाइम को पेंडिंग रख के उसको इनकरेज करता हूँ कि नहीं भाई, तुम आगे बढ़ो लाइफ में, तुम कर सकते हो। तो हम सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फालतू दोस्ती खत्म करनी है, अपने टाइम से सारे काम से फारिग हो जाना है, फोन बात करके मगरिब के नमाज पढ़ के आपको अपने रूम से, कमरे से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप जो है सारे फोन को साइलेंट कर लें, अपने घर पे बता दें। अम्मी अब्बू से नजदीक, भाई बहनों से नजदीक कोई नहीं होता है अभी दुनिया में। कोई दोस्त, कोई सब मतलब की दुनिया है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है वक्त आने पे। तो आप फोन बंद कर दें, उस वक्त आप साइलेंट पे डाल दें, घर पे फोन कर दें कि मेरा स्टडी का टाइम है, कोई फोन ना करे, या मैं फोन पे बात नहीं कर पाऊंगा। मगरिब से लेके इशा तक ये जो ऐसा वक्त होता है ना, कि आप जो दिल से पढ़ोगे ना, तो एकदम दिमाग में एकदम जाके बैठ जाता है, पूरी लाइफ तक वो चीजें याद रहती है, मगरिब से लेके इशा तक। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और जब भी शुरू करो ना पढ़ने से पहले, तो कोई आयत पढ़ो, या अलहम्दुल शरीफ पढ़ के शुरू करो, या दो तीन दुआ भी आप पढ़ सकते हो, रबी ज़िदनी इल्मा, या एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा बिमा अल्लमतनी व इल्लमनी मा यनफानी ज़िदनी इल्मन अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हालिन औज़ु बिल्लाहि मिनन नार। ये इल्म में इजाफा होने की दुआ है। तो ये चीजें आप जो है शरीयत को लेके चलना है, हमको ना अलग नहीं होना है। हम अपने दीन और दुनिया दोनों कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें शरीयत को भी लेके चलना है। नहीं कि हम जो है ना पढ़ाई करेंगे, नमाज कज़ा करें, फजर की नमाज या फिर इशा की नमाज नहीं पढ़े, हम तो पढ़ते ही रहेंगे। हम ना, नहीं, दीन को भी लेके चलना है हमें, दीन और दुनिया दोनों हासिल करनी है। तो फिर आप नमाज के वक्त नमाज जाएं, फिर मगरिब के बाद शुरू करें कुछ तिलावत पढ़ के। उस वक्त आप किसी के पढ़ने के दौरान आप ये पढ़ने का ट्रिक है, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पता नहीं अपना अपना सबका एक्सपीरियंस होता है, कि हमें ये लगता है कि पढ़ने के दौरान हम किसी से अगर बात करें ना, तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर जो आप फोकस कर रहे होते हैं कि हमें प्लेटलेट्स के बारे में जानना है और डीपली जानना है, फिर आपका दिमाग इधर उधर चला जाता है, फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो आप जो है फोन से बिल्कुल बात ना करें पढ़ने के दौरान, किसी भी शख्स से बात ना करें, किसी भी शख्स से। आप रखें कि हमें 2 घंटा हेमेटोलॉजी पढ़ना है तो पढ़ना है। सबसे पहले आप थ्योरी मजबूत करें, थ्योरी के बिना कुछ भी नहीं है, एग्जाम भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी एग्जाम इजी नहीं है। जब पढ़ेंगे तो इजी है, अगर ना पढ़ेंगे तो इजी नहीं है। तो सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो जब हम एक चीजों का टाइम जब मैनेजमेंट कर लेंगे, एक सिलेबस बनाइए आपने कि मुझे ना टाइम टेबल, कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, मैं हिस्टो कब पढ़ना है, मुझे साइटो कब पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी कब पढ़नी है, मुझे ब्लड बैंक कब पढ़ना है। अगर आप लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मुझे नहीं अभी पता है कि आप लोग कौन कौन से ईयर में है, सारे लोग थर्ड ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में है, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में कि कौन कौन से ईयर में है सारे लोग। तो अलग अलग आप टाइम टेबल बना के, ये टाइम मैनेजमेंट का है स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले अगर कोई पढ़ा रहा है, जैसा कि रिजवान सर ने बताया कि डॉक्टर रिजवान सर भी पढ़ाते हैं, डॉक्टर अरशद जो हमारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। हम एक ही जगह बैठते हैं, करीब में ही बैठते हैं, लैब भी है बगल में, ओपीडी भी है। तो डॉक्टर अरशद से बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो अगर वो क्लास लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी है, सुना मैंने। तो काफी जो है आप लोग ध्यान दें उसमें। और जो प्रैक्टिकल तो है ही, थ्योरी अगर मजबूत होगा तो प्रैक्टिकल इजी है, प्रैक्टिकल करना इजी है। तो हर एक चीज को प्रैक्टिकल गौर से पढ़ें। और पढ़ने के दौरान जब आप स्टडी करें ना बुक का या थ्योरी का, तो एक कलम कॉपी अलग से सेपरेट रखें, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करें।
आपके माइंड में आता है कि अच्छा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और हमें बनाना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा कि आप जब बनाना पढ़ना शुरू करेंगे ना, हर रोज अगर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे तो महीने में कितने होंगे, फिर साल में कितने होंगे। तो आप एक एक शेड्यूल बना लें। तो हम अगर पढ़ रहे हैं कोई सिलेबस, तो एक जो क्वेश्चन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सके हम खुद से, और उसका पेपर में नोट करते जाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बना करके, कि अलग से उसको थ्योरी मजबूत करने का और याद करने का एक तरीका है बेहतरीन, कि आप जो है बना सकते हैं क्वेश्चन। और अलग से आपके पास जब ये शुरू करेंगे तो पता चला 1 सालों में आपके पास 1000 क्वेश्चन का लिस्ट होगा। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर एक मटेरियल है, किताबें हैं, वो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन याद करने का और थ्योरी मजबूत करने का, कि जो जब आप पढ़ें तो नोट करें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे प्लेटलेट्स और आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है, डायमीटर क्या है, डायमीटर, सारी चीजें वो नोट करें। और हो सके तो जहाँ पढ़ रहे हैं टेबल है तो उस जगह पे स्टिकर, जैसे कुछ लोग शौकीन होते हैं तो हीरो हीरोइन का फोटो लगाते हैं ना सर, है ना बात, अपने कमरे में अपने दीवारों पे चिपकाते हैं। तो हमें वो चिपकाना नहीं है, हमें क्या करना, अपनी मॉर्फोलॉजी चिपकानी है। हमें हमें अपनी मॉर्फोलॉजी चिपकानी है दीवारों में, आरबीसी के यूरिन में जितने मिल रहे हैं क्रिस्टल। तो हम एक बना के अलग अलग डिपार्टमेंट का हम एक चार्ट तैयार करके, ताकि जहन है तो याद रहेगा। हम हर एक चीज, छोटा सिलेबस नहीं है पैथोलॉजी का, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह स्टडी एक एक सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और जहन में याद रहेगा। बहुत चीजें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जहन से उतर जाती है चीजें। तो हम एक एक करके कोशिश करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट जब स्टडी कंप्लीट हो जाए तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, वो जरूरी है। इंग्लिश, उसके बिना तो कोई गुजारा नहीं है। आपको इंग्लिश आती है तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। और साउथ इंडियन अभी यहाँ भी अभी भी जितने आपको पता है सर, साउथ इंडियन आप यहाँ हैं, जैसे ही फोन आईसीयू से फोन करते हैं, केरल में बात करते हैं, वो मलयालम में बात करते हैं, तो उनको पता है, उनको ये लगता है कि हर पोस्ट पे केरला वाले हैं, इसलिए वो बोलते हैं। उनको नहीं पता कि और भी लोग हैं, अब पहले थे अब नहीं है। तो फिर सॉरी बोलते, फिर इंग्लिश में बात करते या तो हिंदी में बात करते, जो उनको लगे। तो आप इसको मजबूत करें। आप खाली वक्त जब आप देखिए, टाइम जब देंगे ना, आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा कि आप फेसबुक चलाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जब से आया है सर, रिजवान सर, बच्चों को बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल भी हम लोग के वक्त, हम जब सोचते थे सर, उस वक्त जब कोई गाइड नहीं था, कोई भी नहीं था, तो हम लोग उस वक्त बहुत चलता था दिमाग। मतलब आपके पास कोई गांव में नहीं है, रिलेशन में नहीं है, मेडिकल फील्ड में रोकने वाले लोग हैं, तो सोशल मीडिया नहीं था, तो हम अपने किताबों और पेपर के जरिए, उस वक्त पेपर भी आते थे, नॉलेज वाले आते थे पेपर, आपको भी पता है सर, आप तो पेपर कैसे आ रहे हैं आपको भी पता है। तो उस वक्त जो है पेपर आते थे तो उसमें नॉलेज रहता था। तो उसके बाद जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करें, स्किल पे काम करें। और कोर्स करने के बाद जब पीएमएलटी या डीएमएलटी कंप्लीट हो जाए, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब तो एक्सपीरियंस की बात आने लगी। तो बीएमएलटी करने के बाद सबसे पहले पहली फुर्सत में जो काम करनी है, रजिस्ट्रेशन का, जैसे ही पास आउट हो और आप कहीं ज्वाइन करते, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इमाल्टा जो है, ऑल इंडिया मेडिकल लेबोरेटरी एसोसिएशन, जो सबसे हेड ऑफिस पटना में है, कैपिटल टावर में, जो हमें खुद नहीं पता था, 2014 में पता चला। और आप, हम सबको तैजुब हो गया, हम बिहार के हैं, फखर फील होता है। आपको सब तैजुब होगा कि सारे केरल के लड़के जो कतर में जॉब कर रहे हैं, सारे पटना भेज के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये माल्टा का जो लैब का हेड ऑफिस है वो पटना में है, हमें नहीं पता। हमें 7 साल के बाद पता चला कि कैपिटल टावर में हिंदुस्तान का, इंडिया का सबसे बड़ा हेड ऑफिस, पूरे हिंदुस्तान के लड़के वहां भेजते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पटना में। और हम वहीं पढ़े, हमें कोई नहीं बताने वाला था। इवन हमारे टीचर, बच्चे वहां फुलवाड़ी में होंगे तो हमारे टीचर दानिश सर भी रह चुके हैं, जो उनका हार्ट अटैक हो गया, बहुत अफसोस हुआ सुन के। बच्चे होंगे फुलवाड़ी के तो जानते होंगे या सुने होंगे, कुछ जनवरी में उनका हुआ था हार्ट अटैक, तो हमारे टीचर रह यंग, चुके हैं। बिल्कुल यंग एकदम है वो, हाँ मतलब टीचर हाँ, द्वारा बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी हमारी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ। जी जी, दानिश दानिश रजा जी हमारे टीचर रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जी तो उस वक्त कैपिटल टावर में, तो मुझे ये कब पता चला, जब मैं तैयारी करना शुरू किया रिजवान सर, और जब ये देखा कि रजिस्ट्रेशन यहाँ
इंडिया में रजिस्ट्रेशन कौन पूछता है? कहीं भी कोई भी नहीं पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन भी क्या होता है। अब पटना में किसी लड़के से जाके पूछो, भाई रजिस्ट्रेशन है तुम्हारे पास? बोले ये क्या चीज होता है? उनको नहीं पता रजिस्ट्रेशन क्या। वो जानते हैं बीएड या डीएमएलटी की डिग्री आ गई, डायरेक्ट जॉब ज्वाइन करो। उनको नहीं पता रजिस्ट्रेशन भी कोई चीज है, या एमाल्टा का ऑफिस भी, एमाल्टा क्या कितने को फुल फॉर्म नहीं पता एमाल्टा क्या है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है। तो खैर मैं 2009 में जुड़ा लैब में, और मुझे पता चला कब सर? 14 में। कोई भी नहीं था, कहीं भी कोई लिंक नहीं था। 14 में पता चला मुझे, जब मैं जुड़ा रहमान भाई से, इन्होंने जिक्र किया तो पटना में है। मुझे बहुत तजुब हुआ, अफसोस हुआ कि टीचर भी, जो इमारत शरिया के इतने टीचर रह रहे हैं, सारे लोग जगह हर जगह जाके पढ़ाते हैं, उन लोगों ने भी नहीं बताया कि हाँ भाई आप जो है एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन करा लो। और QCHP जो है आफ्टर रजिस्ट्रेशन 2 इयर्स मांगता है एक्सपीरियंस। तो आप फॉरन पास आउट होने के बाद, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा फॉर्म भी, अगर कोई पास आउट करता है तो फॉर्म फिल करके उसका जितना डॉक्यूमेंट है, आप DMLT और डिग्री का, और कहीं आप जॉब करें तो उसका एक्सपीरियंस परसुइंग दिखा करके, तो आप रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले उसमें 2 तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। एक होता है NRI का रजिस्ट्रेशन, एक होता है लोकल रजिस्ट्रेशन, जो इंडिया में लोग रख के करते हैं। तो लोकल में क्या होगा, 500 का है लोकल रजिस्ट्रेशन, जो इंडिया वालों के लिए। बाहर के लिए 8,500 का है। तो हमें अभी क्या है, बाहर नहीं जाना है, हमें तो पहले एक्सपीरियंस गेन करनी है 2 साल, उसके बाद हमें ट्राई करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 का एटलीस्ट हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। नेसेसरी है कि हम 500 का, क्योंकि सबके पास पता है सर, सबके पास पैसे नहीं रहते हैं। 8,000 किसके पास रहता है सर एक मुश्त कि पैसे जमा करें रजिस्ट्रेशन के लिए? वो भी आप फ्रेशर में होते हो, तो जरूरत नहीं है कि आपको 8,000 लगाने के। 500 का आप रजिस्ट्रेशन करा लो, एकदम जरूरी है। आप करा करके वो सर्टिफिकेट देंगे, उस पर मेंबरशिप नंबर होगा, 6 डिजिट का होता है, वही आपका इंडिया में लाइसेंस, जो QCHP मानता है उसको लाइसेंस, जिसके वजह से हमें काम करने का यहाँ पे लाइसेंस मिलता है, उसी रजिस्ट्रेशन की वजह से। अगर वो रजिस्ट्रेशन ना हो तो यहाँ जॉब भी ना मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। इंडिया के लिए कोई भी चीज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं पूछता वहाँ पे। दिल्ली, मुंबई और कहीं भी जॉब करो, कलकत्ता, कोई नहीं पूछता रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, अब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप केयर करें कि जॉब में किसी किस्म के लोग मिलेंगे आपको। कोई फट्टेबाजी करने वाला, पढ़ने वाला नहीं। लोग ऐसे पढ़ के आए हैं, किसी का अलग अलग मकसद है। किसी का मकसद है सिर्फ पैसा कमाना और वही काम करना। आपका मकसद है बाहर जाना, लाइफ में आगे बढ़ना और नॉलेज इकट्ठा करना। तो फिर औरों से यहाँ अलग होना पड़ेगा। पर कोई मैसेज कर रहे हैं कि अमाल्टा इज क्लोज सिंस 2020। जी, अमाल्टा बंद कर दिया गया है, 2020 में क्लोज हो गया है अमाल्टा। तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट है? तो मैं वो हमारे में है जो माल्टा के प्रेसिडेंट है, डॉक्टर रविंदर सर। मैं उनसे बात करूंगा इसके बारे में। मुझे 20 के बाद, क्योंकि सर कनेक्शन खत्म हो चुका है उधर का, इंडिया में क्या हो रहा है। तो जब आप छूट जाता है सारी चीजें, तो और बाकी लोग 2018 में, बाकी लोग जो जिनको पता है रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कुछ लड़के हैं सरल में, जुनैद है, जाबिर है, तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं है रजिस्ट्रेशन होता ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्लोज हो गया। लेकिन मैं बात करूंगा, जो प्रेसिडेंट है, पहले एन सिन्हा थे, अभी रविंदर सर हैं। तो मैं उन नंबर है, उनका पर्सनल नंबर है, कई लोग हैं, तो मैं बात करूंगा कि क्या कैसे रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करानी, ये होगा, क्लोज नहीं होगा। मैं बात करूंगा क्या है मैटर, तो मैं कंफर्म करके मैं ग्रुप पे भी डालूंगा। अब है पास आउट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है इसमें। तो आपको ये देखना होगा कि हमें इंटरेस्ट किस में है, और सब बेहतरीन फील्ड है। अब PMLT करने के बाद आपको लगता है कि बस एक ही काम है, नहीं। आपको माइक्रोबायोलॉजी यहीं से सिलेक्शन, आपका रास्ते 3-4 रास्ते आपके अलग यहाँ से शुरू होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है, और ब्लड बैंक ये भी बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है। और उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी ये भी अलग डिपार्टमेंट है। और जनरल लैब जिसमें सारा आ गया, जनरल लैब में जो काम करता है उसमें सारा आ गया। तो आप इंटरेस्ट देखो कि आप ब्लड बैंक भी बहुत अच्छा फील्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड बैंक के एक सलाउद्दीन भाई भी बिहार से हैं, हमारे HMGH हजरत मुबारक में जॉब करते हैं, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी पे। पहले सऊदी में काम करते हैं, 2019 में ज्वाइन किए वो भी। तो माशाल्लाह 102 हुए सलाउद्दीन भाई हैं, तो ब्लड बैंक में है। तो आप ये देखें कि ब्लड बैंक में भी बहुत अच्छा कैरियर है, माइक्रोबायोलॉजी में भी अच्छा कैरियर है, जनरल पैथ में भी अच्छा कैरियर है। तो आप अपनी पसंद का चुन सकते हैं इसमें कैरियर, कि हमें ब्लड बैंक अच्छा है, ब्लड बैंक में भी अच्छी इंडिया में सैलरी मिलती है। उसके बाद हिस्टोपैथ में लड़के कम मिलते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ईजी रहेगा जॉब में।
और हिस्टोपैथ, हिस्टो में भी अच्छा डिमांड है। हिस्टो के लिए लड़के नहीं मिलते हैं सर, हिस्टो में काम करने के लिए। और बीएमएलटी करने के बाद ही हिस्टो में जाया जाता है, या डीएमएलटी करने के बाद आपको सेक्शन कटिंग जो भी बायोप्सी वगैरह जाता है, तो टेक्नीशियन ही सब काम करता है, तब पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए। तो आप हिस्टो में भी जा सकते हैं, ब्लड बैंक में जा सकते हैं, जनरल पैथोलॉजी में जा सकते हैं, और उसके बाद जनरल लैब में जा सकते हैं, जिसमें सारा काम माइक्रो के कोई कोई लैब में होता है, माइक्रो का भी काम हो रहा है, हेमेटोलॉजी, केमिस्ट्री। लेकिन जैसी हमाद में क्या है, हमाद में अलग अलग, यहाँ भी जनरल लैब है, अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ भी। माइक्रो बायोलॉजी अलग है, हिस्टो अलग है, उसके बाद में केमिस्ट्री, स्पेशल केमिस्ट्री अलग है डिपार्टमेंट। तो जब आप इंटरेस्ट शो करते हो, आपके पास कितना, जब आप बाहर आते हो तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है और आपके पास इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तब आपका सिलेक्शन दिया जाता है उस फील्ड में काम करने के लिए। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कौन कौन सा है। तो जनरल लैब में भी चूज करेंगे, हाँ, अगर जनरल लैब में चूज करेंगे तो अमूमन आपको जनरल लैब में काम मिलेगा। लेकिन आप ब्लड बैंक में चूज करते हैं तो ब्लड बैंक बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये डिफरेंट फील्ड है। हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ही है ब्लड बैंक में, नहीं, इसमें बहुत बड़ा फील्ड है, ये बहुत बड़ा फील्ड है ब्लड बैंक। तो कुछ बच्चे ब्लड बैंक में जाएं, इसमें भी अच्छी सैलरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड बैंक में काफ़ी सीनियर भी इंडिया में जॉब कर रहे हैं, अगर कहीं हेल्प करनी पड़ी तो आदमी करेगा। एम्स में भी हमारे सीनियर काम कर रहे हैं, नौशाद भाई एम्स में है, पारस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ब्लड बैंक में। तो कई दोस्त हैं दिल्ली में, कई जगहों पे इंक्वेस्ट है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरियों में, सारल में है, डॉक्टर लाल पैथ में भी जूनियर काम कर रहे हैं, कोलकाता में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह लड़के अपने हैं, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अपने जूनियर काम नहीं करते हों। और सीनियर भी काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे लैब मैनेजर भी हैं, तो काम करते हैं। तो सबसे पहले हम फील्ड चूज कर लिए। चूज करने के बाद आप कोशिश करो कि हॉस्पिटल में जॉब करें, छोटी जगहों, कोशिश हमेशा ये करो कि छोटी जगहों पे, क्या होता है छोटी जगहों पे लोग छोटे मिलते हैं और काम सीखने को नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि छोटे लैब क्या करते हैं, जिनको कम नॉलेज होता है वो ले लिया, उनके पास नॉलेज नहीं है, और कम 3,000 4,000 रुपया में ले लिया, 2,000 में उनके पास, मान लो ऐसे कोई सीख के आया उनको भी रख लेते हैं, है ना सर। पैथोलॉजी में तो ऐसी है ना, सीख के लोग, आधा लोग इंडिया में काम करते हैं, पढ़ के लोग कितने काम करते हैं, बहुत कम करते हैं। तो आप ये देखें, अगर जब अच्छे लैब में जाएंगे ना, अगर एंट्री होगी तो वहाँ नॉलेज वाले लोग होंगे, पैथोलॉजिस्ट के अंडर जब काम करेंगे ना, तो आपको ना एकदम शाइनिंग की तरह चमकोगे आप, एवरी डे आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। एक तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के आए हो, अब जब पैथोलॉजिस्ट के साथ या अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट के साथ काम करोगे ना, जब कमेंट देना शुरू करोगे पीएस, वहां पे रिपोर्टिंग करना शुरू करोगे आप, सीबीसी की, मॉर्फोलॉजी की सारी रिपोर्टिंग, कैंसर सेल का रिपोर्टिंग करना शुरू करोगे, तब ये क्वालिटी नजर आएगी आपके अंदर, तब टेक्नोलॉजिस्ट बनोगे, लगेगा कि हाँ अब मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूँ बेहतरीन। तो जब अच्छी लेबोरेटरी से जुड़ते हो ना, तो क्वालिटी वाले बंदे वहां इंटरव्यू ले करके अच्छे लोग रखते हैं वहां पे, ये पट्टेबाज लोग नहीं रहते हैं कि हाँ कैसे भी सर्टिफिकेट लेके आके। तो वहां जब आप जुड़ेंगे तो सीखने को मिलेगा वहां पे। और सीखने के शुरू 2 साल पढ़ने और सीखने में गुजारें। आप पैसे पे ना जाए कि हमें 2,000 ज्यादा दे रहा है वो हॉस्पिटल, तो छोड़ के 2 महीने ज्वाइन करके निकल जाए, ऐसा बिल्कुल कतई गलती ना करें, बिल्कुल भी नहीं। 2,000 में क्या होगा, अगर 4,000 भी ऑफर करता है तो बिल्कुल आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस गैप होगा, और आप जो है एक सॉलिड एक्सपीरियंस बाहर के लिए जो लोग देखते हैं, ऐसा नहीं आपका सर्टिफिकेट कहीं जाता है तो जो मैनेजमेंट टीम होती है, जो मैनेजर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, वो सारी चीजें देखता है कि आप कब कौन से हॉस्पिटल ज्वाइन किया और कब छोड़ा आप। यानी कि आप हर 6 महीने का आप एक्सपीरियंस दिखाएंगे, वो बंदा कहेगा यार ये बंदा हर 6 मंथ पे हॉस्पिटल छोड़ रहा है, लैब छोड़ रहा है, ये यहाँ भी करके छोड़ देगा, इसको बुलाने का कोई फायदा नहीं है। तो एटलीस्ट 2 साल काम करे, जम के काम करे, दिल लगा के काम करे, मतलब बोले तो आपको नशा होना चाहिए काम करने का, मुझे लाइफ में कुछ करना है दिन रात। आपके दिमाग में क्वेश्चन रन होना चाहिए। अगर 3-4 लड़के हैं मिल के, तो जैसे क्यूज कर सकते हैं आप लोग आपस में बैठ के क्वेश्चन का, तो एक बंदा क्वेश्चन करे और 4-5 बच्चे मिल करके उस क्वेश्चन का आंसर दे क्यूज की तरह, ऐसा करें तो ये काफी इंप्रूवमेंट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन याद भी होगा जहन में, और आप जो है कंपटीशन कोई भी फेस कर सकते हैं, प्रोमेट्री एग्जाम हो, एम्स का एग्जाम हो, कोई भी, ये एसआईसी का जो लेबोरेटरी का एग्जाम निकलता है इंडिया में गवर्नमेंट का, तो उसमें भी आप फेस करते हैं। तो इस तरह का आप बनाएंगे शेड्यूल जब, तो आपका सिलेबस और थ्योरी बहुत ही मजबूत होगा बेहतरीन तरीके से, और इसको लेके चले। एक्सपीरियंस 2 साल काम करें वहां पे, काम करने के बाद 2 साल के बाद कोई हड़बड़ाना नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हैं, मेरे टाइम तो कोई भी नहीं था, अब आपके टाइम बहुत लोग हैं, हम हैं, और कुछ लोग आएंगे आपको बताने के लिए, जगह पड़ेगी तो ब्लड बैंक में भी लोग हैं,
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी, अलग अलग फील्ड के भी बंदे हैं बिहार से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काफी लोग आए हैं अभी, मतलब सर 2019 के बाद, 19 के बाद अभी 8 से 10 लोग आपको हमाद में मिल जाएंगे। पहले कोई भी नहीं था, लैब में कहीं देखने को नहीं मिलता था कि कोई बिहार का बंदा मिल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो कुछ लोग वैसे ही जिनका लिंक है, गाइड बिल्कुल कोई नहीं आ सकता, जिनको पता नहीं है प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग है, अलग काम करना है, कहीं वैकेंसी नजर नहीं आएगी, कोई पेपर में नहीं आता है। जो लिंक होता है, जो लोग शेयर करते हैं, हमने भी एक बिहारी मेडिकल ग्रुप बनाया है जो सिर्फ लैब वाले हैं, उसमें एग्जाम के मद्देनजर से उसमें भी क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, वैकेंसी डालते हैं। जो लोग ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं कई लोग, तो उन लोगों के लिए भी तो छोटा मोटा जो भी हो सके। मुझे ये प्लेटफॉर्म पहली बार रिजवान भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा तो मैं एग्री हो गया, और मुझे काफी अच्छा लगा कि हम बच्चों को बता सकें, क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि मेरे टाइम कोई नहीं था बताने वाला, और आज हमारे पास है, हम अपने बच्चों को दे सकें और हर फील्ड पे गाइड कर सकें इंसान की, कोई मुश्किल ना आए। जो हमने परेशानी झेली थी, या कहीं गए इंटरव्यू मेरा भी फेंक दिया गया कि आप बिहार से हो इसलिए आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, तो ये चीजें नहीं आप लोगों को झेलनी पड़े जो हम झेले हैं, जो झेल रहे हैं। तो ये करें आप, और एक्सपीरियंस होने के बाद आप आ जाएं। आप आपको प्रोसेस कैसे शुरू करनी है गल्फ का। अब तो ये हुआ स्किल डेवलपमेंट आपका, डिफरेंट डिपार्टमेंट हुआ आपको, और कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है। बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना करें पढ़ाई में, सारे काम को साइड रखें। कोई अर्जेंट घर के माँ बाप का ही बात सुने, भाई बहनों का कोई काम हो तो, अदरवाइज कोई फालतू वक्त ना दें, जाया ना करें। बशर्ते कि रिश्तेदारी में शादी भी होती है तो लोग एक हफ्ता चले जाते हैं, इस चीजों से बचें। मैं ये बहुत होता है। रिजवान सर बहुत टफ है, मैं रिजवान सर 2009 के बाद किसी कजिन का शादी अटेंड नहीं किया, बहुत कम मौका मिलता है। आप बाहर रहते हो तो आप तो या तो सोशल बनो या तो अपने लाइफ को देखो, लेकिन जब लाइफ बना लेते हो ना तो सब लोग आपको याद करते हैं, कहते हैं नहीं वो बंदा था जो, आप जब बन जाने के बाद ना सब याद करते हैं और सब लोग आपको इज्जत देते हैं। नहीं रहने पे कोई नहीं पूछेगा आपको कि हाँ भाई आओ तुम्हें पैसा देते हैं या तुम पढ़ाई। ये देखें बाबू, ये सब जो वक्त है ना, ये आपको, आप लोगों का जो वक्त मिल जाए, गोल्डन जुबली वक्त है, कभी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल हम चाह कर भी 2009 वापस आ सकता क्या मेरा? कभी नहीं। आज मैं जो खड़ा हूं सर, मैं एक हफ्ता सर वक्त जाया नहीं किया, इस वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं। मेरे साथ लड़के 50 पढ़े हैं, सारे अभी भी पटना में जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। जिसने सही से नहीं पढ़ा और सही से कोशिश नहीं की और सही से नजरअंदाज किया आगे बढ़ने का, तो हमें इन चीजों पे फोकस करना होगा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। हमने अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारना है। मुझे पता है पैरा मेडिकल कोर्सेज में सब बच्चे गरीब होते हैं, कोई अमीर नहीं होता है। अमीर होगा तो अमीर के बच्चे ना पैरा मेडिकल कोर्सेज नहीं करते हैं, वो तो या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एमबीए करेंगे, या फिर विदेशों में जाके पढ़ेंगे जिनके पास पैसे होंगे। पैरा मेडिकल कोर्सेज वही करते हैं जिनके माली हालात कमजोर होते हैं, मतलब जैसे तैसे मेंटेन हो जाए बस। तो हमने अपने वक्त को सही इस्तेमाल करना है। अगर ये वक्त आप लोगों ने यूज कर लिया है ना, फिर आप हीरा की तरह शाइनिंग आएगा आपके अंदर। और जो पैसे कमा करके चीजें खरीदने में खुशी मिलती है ना हलाल से, आपको यकीन जाने 2017 18 में सर लाइसेंस मिला और 18 में मैंने कार खरीदी। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में लोग डॉक्टर की कार पे जा सकता, हम टेक्नीशियन भी कार से जाते हैं ड्यूटी। अपनी शौक, अपना पैसे से अरमान पूरा किया, सारा चीज अल्हम्दुलिल्लाह, सारा अपने पैसे से, अलग घर बनाना, जमीन, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीजों की जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारने की। आप देखें ये हमाद का एकोमोडेशन आपको, आप सोचेंगे जरा इंकरेज करने के लिए मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ सर। जिस रूम में मैं बैठा हूँ, ये हॉस्पिटल का रूम है, ये मेरा वो नहीं है। इधर पूरा 3 BH का ये फ्लैट है जो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड कर रखा है। तो अब समझ सकते हैं काफी 3 BHK फ्लैट मिलता है लोगों को, 3 बेडरूम हॉल। जी 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 इसको आप अगर कतर में लेने जाएंगे तो इंडियन करेंसी में जानते हैं कितना इसका किराया होगा? कम से कम तो 1 लाख रुपए इंडियन। ज्यादा सर। बरवा सिटी में मैं हूँ, मैं बरवा सिटी में हूँ। आपको पता होगा यहाँ कतर एयरवेज की पायलट, एयर होस्टेस और हमाद मेडिकल कॉर्पोरेशन की सारी नर्सेज, और कतर एयरवेज की सॉरी कतर पेट्रोलियम के सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनकी सैलरी 10,000 मोर देन है, वो लोग यहाँ रहते हैं। बाकी लोग नहीं रहते यहाँ पे, लेबर कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आपको अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी। 1 से 1.25 लाख रुपया उसकी वैसे निकाल के किराया होगा ये।
समझ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये रूम, इतने रूम में तो लेबर सर, जो मैं कमरे में रह रहा हूँ, इस कमरे में 10-12 लोग रह सकते हैं, रहते हैं लेबर लोग, जी, जी, जो भी जी, जी। हाउसकीपिंग और बिल्डर। आप ये तो देखें आप कि तो पढ़ने आप के ये बाद, बताना चाह रहे हैं, कोई वो दिखावा नहीं करना चाह रहे, वो ये बताना चाह रहे हैं, देखिए लाइफ स्टाइल जो है, अब एक पैरामेडिक की लाइफ हाँ स्टाइल क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। कमजोर ना समझे, जैसे मुझे कमजोर समझा जाता था जब मैं पढ़ रहा था। बताने का रीजन, दिखाने का रीजन यही है कि आप लोगों को इनकरेज करने के लिए, यहाँ कोई शो ऑफ करने का नहीं है, ताकि मैं आप लोग को ये लगे कि हाँ, टेक्नीशियन भी ये कर सकता है, ऐसी लाइफ जी सकता है। हमें ये लगता है कि वहां पे लेबर की तरह का ट्रीट किया जाता है। टेक्नीशियन का मतलब, हाँ, वहां पे जो डॉक्टर ये इंजीनियर है वही बड़े हैं, हम टेक्नीशियन ना छोटे लोग हैं। तो ये नहीं, अपने आप को छोटा ना माने, और आप हर चीज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। कहते हैं ना, लेबोरेटरी इज द बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल। इसके बिना ना डॉक्टर भी कलम नहीं चला सकता। आप इत्तेफाक रख सकते हैं क्या सर? कोई जी, मेडिसिन जी, चल जी, सकता है बगैर टेस्ट का? ये वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि जी जी। बर्बाद है दोनों की एक ही फिजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और है ना। और भी लैब टेक्नीशियन है ना। तो आप देखिए, करगस का जहां और, शाही का जहां और है ना। आप अपनी अपनी जहां खुद बनाना है बेटा आपको, है ना। ये करगस भी जहां बनाता है, शाही भी जगह बनाता है। मैं बच्चों को ये शेर हमें बताता मजाक, रहता हूँ, है ना। मुझे मुझे तो मुझे ये अब क्या हुआ सर, जब मैं पढ़ाई करने लगा, जो दोस्त जो मेरे साथ जो 10+2 में पढ़ रहे थे, सारे बीटेक में एडमिशन ले लिया, सारे लड़के। जी, तो जब मैं 2011 में घर आता था, कभी मुलाकात होगी, नजरें मिली, जो क्लासमेट थे, तो आपसे पूछते थे क्या करते हो, हम बोले डीएमएलटी बीएमएलटी कर पीएमएलटी कर लिया। और यकीन मानिए जिशान भाई, रिजवान भाई का एक डॉक्टर रिजवान यहाँ पर हैं, तो उनका एक एक बात हमको बहुत याद रहती है कि ड्रीम बिग। मतलब कि हम सबको सिखाते हैं कि रिजवान भाई का हवाला दे करके, रिजवान भाई खुद बोले, डॉक्टर रिजवान के ड्रीम बिग बच्चों, है ना। वो जब भी सेशन भी लेते हैं डॉक्टर रिजवान, तो यही बच्चों को बताते हैं ड्रीम बिग। एटलीस्ट बड़ा सोचो, डोंट थिंक अबाउट द स्मॉल लैब्स एंड ऑल, है ना। ड्रीम बिग। एग्जैक्टली सर, मैंने हमेशा बड़ा सोचा सर। मेरे को, मैं सोचा कि मैं छोटा बन के मेरे को नहीं रहना है। मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं हो सकती क्या? मैं अपने कमाए, हराम चीजों पे नहीं पड़नी है। हलाल रिस्क आपको कमाना है, शौक पूरा करना है, तो अपनी एम्बिशन की तरफ आपको लगना पड़ेगा। आप अपनी चीजों को, अपनी पढ़ाई को दिल से लगाओगे ना, मैं कहता हूँ ना, नाकामयाब होने के पीछे एक ही रीजन है, किसी बंदे का, उसने दिल से मेहनत नहीं किया। मैंने देखा है सर, मेरे जूनियर, मैं जिसको गाइड किया, जो आप तौसीफ की बात कर रहे हैं, इनको एक एक, जैसे ये बच्चों को बता रहा हूँ ना, इसी तरह वीडियो कॉल करके एक एक सेशन बताएंगे इन लोगों को। और आज बच्चे काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सर, आप सेशन भी लिया तौसीफ ने, और शाहनवाज काम कर रहा है, नकी काम कर रहा है। तो बड़ी खुशी होती है कि आज वो पैसे कमा रहे हैं, और हलाल से कमा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हमने अपने अपने इकोनॉमिकल कंडीशन को मजबूत करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है हमें पढ़ना। नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी, सही बात, बिल्कुल। तो जिशान आप अब बता रहे 2 हो साल, ऐसे स्टेप क्या? हाँ। हाँ हाँ रिजवान कुछ बोलना चाह डॉक्टर रहे हैं। साहब, डॉक्टर रिजवान साहब कुछ बोलना चाह नहीं रहे थे। नहीं, वो जिशान आप बता रहे थे स्टेप्स के कैसे बच्चों को प्रिपेयर करना है, बीए में बाद रजिस्ट्रेशन करना है, उसके हाँ बाद बाहर आने के लिए आप स्टेप हाँ बता जी रहे जी, थे। मैं ये कह रहा था कि अब जो है, हम 2 साल एक्सपीरियंस ले लिया सर, और बच्चे ये करें कि हमें 2 साल के दौरान आपको इतना पढ़ना है कि आप कहीं से पीछे ना रहें। आप केमिस्ट्री पढ़ें तो उसके जड़ तक पहुंचे। आप अगर क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, और जितनी यूरिन आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आपको हर एक सेल के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये सिस्ट मिल रहा है तो ये कैसा होगा, क्रिस्टल कई तरह के मिलते हैं, उसमें कैसा दिखना चाहिए। या आपको पता होना चाहिए कि आप स्पुटम फॉर एफ भी देख रहे हो स्लाइड से। तो हर एक चीज 2 साल में आप कहीं बाकी नहीं रहना चाहिए। 2 साल एक्सपीरियंस QCHP क्यों मांगता है? कि आप जो है पक्के बन जाओ 2 सालों के अंदर, और थ्योरी को मजबूत करें। थ्योरी जब पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आता है। इतना मजा आता है ना सर, हम बहुत मजे लेके पढ़ते थे। डॉक्टर इसरार पैथोलॉजिस्ट अभी भी काम करते हैं, और उनसे कोई भी चीजें पढ़ते थे जब, तो डिस्कस करते थे। आप यकीन जाने सर कि हमें लैब का सीमेन एनालिसिस स्पेशलिस्ट बना दिया था उन्होंने। हम रिपोर्टिंग जो करते थे सीमेन का, डॉक्टर इसरार भी कलम से नहीं काटते थे। जो मैं एक्टिव मोटिलिटी और मोटाई, स्लेगिश और डेट की रिपोर्टिंग करता था मैं सीमेन एनालिसिस का, डॉक्टर इसरार भी पैथोलॉजिस्ट इतने बड़े, वो कलम से नहीं काटते थे। कहते थे नहीं, जिशान का जो रिजल्ट है, जो फाइंडिंग है, जबरदस्त है। इसमें मतलब अगर लैब में कितना भी सीनियर हो, हमसे बड़े बड़े लोग सीनियर मौजूद थे लैब में, माशाल्लाह। 15-15 साल, लेकिन कहते थे कि जिशान ही सीमेन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। वजह क्यों?
क्या रीजन है कि मैं ही देखूंगा, सीनियर बंदे पड़े हुए हैं, मुझे बोल रहे हैं कि जिशान मैं नहीं हूं तो जिशान रिपोर्टिंग कर दे सीमेंट का। कोई तो बात होगी, जो बंदा बोल रहा है पैथोलॉजिस्ट की नहीं जिशान रिपोर्टिंग करेगा सीमेंट की। तो हम जब पढ़ते हैं ना, अपने चीजों का स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब पढ़ते हैं ना कॉन्फिडेंस पैदा होता है सर, कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हाँ अगर मैं फाइंडिंग दे दिया तो दे दिया, यही है बस। डॉक्टर इसरार जब एफबी देख रहे थे मॉर्निंग में, मैंने डॉक्टर इसरार के स्लाइड से सर निगेटिव उन्होंने दे दिया था। मैं 3 स्लाइड फेंके हुए स्लाइड से ट्रे से निकाल करके मैंने, और 3 स्लाइड पेशेंट का मैंने पॉजिटिव दिया, फाइंडिंग निकाल करके डॉक्टर इसरार के स्लाइड से उन्होंने निगेटिव दिया था। तो जब आप पढ़ते हो और कुछ चीजें ऐसी होती कि आपको शांत चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं फाइंडिंग में। जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो कोई टेंशन नहीं, कोई आप फोन से बात नहीं करो, पूरी तरह आप दिमाग लगा करके, खासतौर से एबी स्पूटम फॉर एबी कर रो, स्लाइड देख रो माइक्रोस्कोप से, तो आपको एक फील्ड बारीकी से देखनी होगी, क्योंकि बहुत आइडेंटिफाई करना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इजी नहीं है। जो रॉड शेप दिखाई देता है इजी नहीं है फाइंड आउट करना, खास तौर से जो 1+ होता है या 1+ 1-2 पॉजिटिव केसेस में। तो डॉक्टर इसरार की मैं दिल्ली में सर 4 स्लाइड जो ऐसे थे जो डॉक्टर इसरार फेंक दिए थे स्लाइड ट्रे में, ऐसे माइक्रोस्कोप से देख के फेंकते हैं ना, स्लाइड ट्रे में रख देते हैं, निगेटिव है चलो, पॉजिटिव को हम लोग सजा के रखते हैं ट्रे में कि अलग पॉजिटिव स्लाइड है, लेकिन निगेटिव को तो फेंक देते हैं। लेकिन निगेटिव स्लाइड से मैंने निकाल के, तब फिर डॉक्टर इसरार ने कहा कि नहीं जिशान, जब मैं ड्यूटी आता हूं तो मेरे ड्यूटी आने से पहले तुम आओ और सारी स्लाइडों को स्क्रीनिंग तुम करोगे और जो पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव लिखोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने से पहले मैं आता था ड्यूटी और 10 का पॉजिटिव दे दिया अगर सर टीबी पॉजिटिव, तो डॉक्टर इसरार कभी ये नहीं कहेंगे जिशान इसको निगेटिव दे दे। अगर पॉजिटिव दिया तो उनको फाइंड आउट करने में दिक्कत होती थी, कहते थे यार जिशान तुमने पॉजिटिव दिया, जरूर कोई बात है, तो मिल नहीं रहा मुझे। फिर मैं 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं खोज के दिखाया सर, नहीं बोले नहीं तुम जबरदस्त तुम किया करो। तो जब क्या इससे फायदा ये बताने का मकसद है कि आप थ्योरी मजबूत होगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई चला जाएगा। हाई तभी जाएगा जब आप स्टडी करोगे, और स्टडी करोगे जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट करोगे, और स्मार्टफोन से दूरी नहीं बनाओगे ना, कामयाबी नहीं मुकद्दर नहीं। बहुत मुश्किल है, अभी कंपटीशन का दौर है, बहुत ही मुश्किल है, इजी नहीं है लाइफ, बहुत स्ट्रगल है। और जिसने 3-4 साल मेहनत कर ली ना सर, वो एंजॉय करेगा। या तो ये सोच लो पहले एंजॉय करे या बाद में। तो अभी मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ ये एंजॉय करना है, या जो अभी पीरियड है जो स्टूडेंट पीरियड है, इधर उधर घूमना। 2-3 चीजें, स्मार्टफोन और गर्लफ्रेंड, लड़के गर्लफ्रेंड से बचे। इन चीजों में सबसे ज्यादा जो वक्त जाया हो रहा है, एकदम फोन से लगे रहते हैं, लगता है दुनिया यही है मुकम्मल जहां उनको मिल गया है, और वो एकदम पूरी तरह एकदम टाइम बर्बाद, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, माइंड डिस्टर्ब कर ले रहे हैं। तो इन फोन से दूरी करेंगे ना तभी हम मेरे पास वक्त होगा पढ़ने का। तो पढ़ाई पे तो हो गया। तो 2 साल एक्सपीरियंस होने के बाद सर आप लोग अब तैयारी करने के लिए कि हाँ भाई अब जो है अलग अलग एग्जाम फेस कर सकते हैं बाहर जाने के लिए, तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुका है हमारा। पास आउट करने के बाद सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन करानी है, जो हो चुका है रजिस्ट्रेशन सबका हो जाएगा, मतलब मैं वो कह रहा हूँ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब 2 साल एक्सपीरियंस के अंदर आपका सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। उस दौरान अपने सर्टिफिकेट पे HRD करा लें, जहाँ से अगर बिहार से पढ़े हैं तो वहाँ के सचिवालय से, अगर बिहार गवर्नमेंट से अप्रूव है तो वहाँ के सचिवालय से HRD होगा। HRD करा के सारा आप अटेस्टेशन HRD करा लें एटलीस्ट, मुफा ना कराएं सर्टिफिकेट पे, क्योंकि मुफा तो तुरंत हो भी जाता है लेकिन HRD में टाइम लगता है। HRD पास आउट होने के बाद HRD करा लें, HRD करा लेना चाहिए बाहर आने के लिए। और 2 साल के बाद फिर आप शेड्यूल बनाओ कि हमें किस कंट्री जाना है। अगर कतर जाना है, क्योंकि मेडिकल में इतना टफ है, इन लोगों ने हर जगह बिजनेस फैला रखा है। मेडिकल में आने के लिए कतर प्रोमेटिक अलग दो, दुबई का DHA दो, अबू धाबी के लिए हाथ दो, ओमान के लिए प्रोमेटिक दो अलग से, सऊदी के लिए अलग दो, मतलब अलग अलग। आप एक फील्ड होता है, एक होता बोर्ड, इंसान एक एग्जाम थे और आप कतर भी जा सकते, दुबई भी जा सकते, ओमान भी जा सकते। लेकिन हमारा फील्ड क्या है, यहाँ पे क्या है, इन लोगों ने ऐसा बना रखा, मुझे नहीं पता सर डॉक्टर साहब कि ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, कि सर ब्लड ग्रुप का प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा, आपको भी पता है सर, हम भी यहाँ टेस्ट वही कर रहे हैं जो ओमान में टेस्ट हो रहा है ना सर ये बात। हाँ, रिशाद एक बार फिर से जरा रिपीट कर दे, कतर के लिए प्रोमेट्रिक है? हाँ कतर के लिए क्या कतर के लिए प्रोमेट्रिक है? प्रोमेट्रिक है जी। और ओमान के लिए क्या है? ओमान के लिए भी प्रोमेट्रिक है। प्रोमेट्रिक। और अबू धाबी के लिए? अबू धाबी के लिए DHA है और
अब अरे सॉरी, अबू धाबी के लिए हाद है और दुबई हाद के है। लिए डीएचए है। लेकिन आप हाद- डीएचए कंप्लीट कर लेते हो, अगर दुबई में जॉब करते हो, अगर 2 साल हो जाता है तो आपका डीएचए का लाइसेंस हाद में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट दुबई जा रहे हो, अबू धाबी जा रहे हो, तो आपके लिए हाद क्वालिफाई करना जरूरी है। हाद HAD और HAAD। HEED हाथ बहुत ही टफ होता है, कतर प्रोमेटिक से भी टफ होता है। सब एसीपी का एग्जाम आता है, जो एसीपी का एग्जाम होता है आपको भी पता होगा रिजवान सर, एसीपी के एग्जाम। तो उससे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नॉट इजी, और काफी पढ़ना पड़ेगा, इजी नहीं है टेक्नोलॉजिस्ट। अभी तो जब मैं एग्जाम दिया था तो एक ही एग्जाम था कतर प्रोमेटिक का, टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट का। अभी इन्होंने डिवाइड कर दिया 2017 के बाद, इन्होंने टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट का अलग अलग एग्जाम कर दिया। दोनों ही टफ है, दोनों ही टफ है, दोनों में ही केस स्टडी क्वेश्चन आता है। अब केस स्टडी क्वेश्चन किसी को पता है केस स्टडी क्वेश्चन कैसा होता है? नहीं पता होगा। हेलो, हाँ नहीं पता नहीं, होगा, नहीं पता होगा, बता दें। हाँ, तो केस स्टडी क्वेश्चन ऐसा होता है, मेरे पास बुक भी है, अमेरिका का बुक मैंने मंगाया है, एसीपी का बुक है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सब बाहर के बुक है, इंडिया का कोई बुक नहीं है मेरे पास, सब मैंने रखा है। तो कंडीशन अप्लाई, एक मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। मेरे पास जो बुक है, मैं यहाँ का कोई भी बुक नहीं है मेरे पास, ये बुक पटना में नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। नहीं ये कोई बात बुक, नहीं। ये किताब पटना में नहीं मिलेगी। ये बुक पटना में मिलेगी नहीं, ये नहीं मिलेगी, ये बाहर की बुक है। तो ये है एसीपी की तैयारी करने के लिए। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, शायद नजर नहीं आएगा, प्रॉपर नजर नहीं आएगा शायद, ऐसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ वर्बली, कि एक पेशेंट है 65 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 65 ईयर्स ओल्ड है, उसका हीमोग्लोबिन 7.5 है, उसका एमसीएच इतना आ रहा है, प्लेटलेट्स इतने आ रहे हैं। यानी कि आपको स्टडी करके बताना है कि फाइंडिंग क्या होगी। तो कब पता चलेगा आपको? जब स्टडी करोगे तब, वैसे नहीं फाइंडिंग कर पाओगे आप। जब आपको पता होगा कि एचबी लो होगा, एमसीएच क्यों लो होता है, एमसीबी लो क्यों होता है, तो जब आप डीपली स्टडी करोगे तब इसको फाइंड आउट कर पाओगे। अदरवाइज आपके ऐसे सर से गुजर जाएगा क्वेश्चन, ऐसे ऊपर गुजरेगा, चला पता ही जाएगा, नहीं चलेगा। हाँ, ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल तो सही। जब आप इधर मेहनत करो, केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, तो खैर आप जब तैयारी करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना हो सकेगा, मैं भी जो क्वेश्चन मटेरियल है या जितना हो सकेगा मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं करूंगा या बताऊंगा या भेज दूंगा गाइड। तो वो करें आप। सबसे पहले तैयारी तो हो गया। अलग अलग अच्छा, कंट्री का, कतर आना है तो कतर प्रोमेटिक, एग्जैक्टली। कतर प्रोमेट्रिक का ये है कि आप कतर दें और डेटा फ्लो सबसे पहले कराएं। डेटा फ्लो क्या है? डेटा फ्लो में ये होता है ना कि हम अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इंडिया में क्या है कि कोई भी हम लैब हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता ये चलता है कि कैसा भी सर्टिफिकेट जाली हो फर्जी हो वहाँ चेक नहीं करते हैं। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे हर एक चीज चेक किया जाता है। सर्टिफिकेट आप फर्जी नहीं आ सकते। जो मैं यहाँ बैठा हूँ, एक एक डॉक्यूमेंट, एक भी फर्जी सर्टिफिकेट QCHP अगर होगा तो किक आउट कर देगा आपको, लाइसेंस ही तो नहीं मिलेगा आपके। तो डाटा फ्लो कोई किसी भी कंपनी से या फिर किसी HP रिकॉग्नाइज्ड कंपनी से डाटा नहीं, फ्लो जब QCHP के से ही डेटा फ्लो Recognized. करते हैं, दो ग्लोबल करके भी एक है, दो अभी साइट हैं डेटा फ्लो के, लेकिन QCHP से करें तो ज्यादा बेहतर। डेटा फ्लो में आप उस पे जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं या लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, अगर जिनको करना होगा तो डेटा फ्लो जा करके उस पे आप, फिर उसमें क्या यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करें अपना, साइन इन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड अपना नोट कर लें, फिर उसमें सारा डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है, स्कैन करके कॉपी रख लें सारे डॉक्यूमेंट का पेन ड्राइव में। अब बैठे लैपटॉप पे बैठे हैं तो सारा स्कैन करके अपना डेस्कटॉप पे रख लें, और ओपन करने के बाद एक एक डॉक्यूमेंट आपको फाइनल ईयर डिग्री का डिग्री स्कैन और मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन एमाल्टा वाला वो लाइसेंस, उसको और मार्कशीट और एक्सपीरियंस, 4 सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करवानी है। तो ये कब कराना? जब 10 साल हो जाए तब। कोई वैलिडिटी है डाटा नहीं, फ्लो की इसका या वैलिडिटी नहीं है जी, नहीं, डेटा फ्लो की कोई वैलिडिटी नहीं है, एक्सपायरी नहीं है। ये अच्छी चीज है। प्रोमेटिक का एक्सपायरी का वैलिडिटी है 3 इयर्स वैलिडिटी है, लेकिन ये अच्छी चीज है जो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लें
आप डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई कर लें तो आप कोई भी फर्जी डिग्री ना दें। फर्जी डिग्री इन द सेंस आप किसी लैब का चोरी करके, एक्सपीरियंस सर बहुत लोग इंडिया में करते हैं, एक्सपीरियंस चोरी करके लेटर हेड पे बना दिया है ना, कि कहीं दिखाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए हम फलां हॉस्पिटल में काम करते हैं, और उन्होंने काम किया नहीं होता, किसी दोस्त से लेटर हेड चोरी कर लिया, साइबर में जाके टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद दिखा दिया, वो मान भी जाते हैं क्योंकि कोई वेरिफिकेशन उतना ज्यादा करता नहीं है वहाँ पे। तो जेन्युइन काम करें आप अपना डिग्री, और जब अपलोड करें तो ऑफिस का नंबर लें, वहां से बताएं उनको कि मेरा वेरिफिकेशन आने वाला है सर, एचआर को, जो है वहाँ पे हेड, जो फोन रिसीव कर रहा है बाहर का, तो उस बंदे को आप बताएं, क्लर्क जो है आपका हॉस्पिटल का, उसको बताएं कि मेरा वेरिफिकेशन आएगा, आप मुझे रिप्लाई दीजिएगा कि ये बंदा, पूछेंगे यही पूछते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर आपकी यूनिवर्सिटी में कॉल जाती है, आपने डिग्री जहाँ से ली होती है, कि फोन करेंगे कि हाँ भाई ये डिग्री बंदा पढ़ा हुआ है, आपके यहाँ से रेगुलर डिग्री किया है नहीं, डिस्टेंस लिया क्या किया है। तो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद वो टिक लगाते जाते हैं, ओके ओके करके, कंप्लीटेड कंप्लीटेड करके आता है लास्ट में। एमाल्टा का भी सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड हो जाएगा तो आपको मिल आ जाएगा पीडीएफ फाइल। ये डेटा फ्लो आपका कंप्लीट हो गया। और डेटा फ्लो शुरू करने से पहले आपको क्रेडिट कार्ड रखनी होगी, क्योंकि डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ना प्रोमेटिक एग्जाम ना डेटा फ्लो, आपको क्रेडिट कार्ड अपने पास रखनी होगी, कहीं से इंतजाम करना होगा, दोस्तों से लेना होगा, या कोई लोग है जिनसे आपको लेनी होगी क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड से नहीं होता है ये पेमेंट। फिर उसके बाद हो जाने के बाद 1 महीना चलते रहता है। आप ट्रैक करके भी देख सकते हैं, जैसे हम पोस्टल अपना ट्रैक करते हैं ना सर, जो जो भी आता है डाक के जरिए, तो हम ट्रेस करते हैं कि मेरा वहां तक डाक पहुंच गया है। तो उसी तरह आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस कौन सा कंप्लीट हो गया, कौन कौन सा बाकी, आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट होने के बाद आप फिर आप जो कंट्री में, क्योंकि आप उस डेटा फ्लो से ओमान भी जा सकते हैं, आपका कन्वर्ट हो जाएगा ओमान में, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। अबू धाबी के लिए भी कन्वर्ट हो जाएगा, दुबई के लिए भी कन्वर्ट हो जाएगा, आप कतर के लिए ऑलरेडी करा ही चुके हैं, तो अगर जिस कंट्री के लिए कराए हैं तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डेटा फ्लो का ये काम अब खत्म हो गया। अब प्रोमेटिक एग्जाम दें, तैयारी करें, और आपको जो लगे, टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट का एग्जाम जो फेस करना चाहें तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। जब प्रोमेटिक एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर सकते हैं कहीं भी। उससे पहले कोई चांस नहीं है, कोई सीबी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है विदाउट प्रोमेटिक, विदाउट डेटा फ्लो। यहाँ कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता सर, कतर में कोई भी प्राइवेट क्लिनिक भी एक्सेप्ट नहीं करता बगैर प्रोमेटिक का, बगैर डेटा फ्लो का। उनको, हमें नहीं पता कि कितनी फर्जी डिग्रियां हैं इंडिया में, इनको ये पता QCH भी उन्हीं को डिग्री देता है जिनकी डिग्री जेन्युइन होती है, रेगुलर डिग्री होता है। डिस्टेंस भी डिग्री नहीं चाहिए, जिनकी रेगुलर डिग्री होती है QCH भी उन्हीं को लाइसेंस देता है। तो यही प्रोसेस है सारा, फिर आप इसमें आगे बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई। जी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो मतलब प्रोसेस जो है एग्जैक्टली स्टैंड्स, डिग्री कंप्लीट किया हमने। हेलो, अच्छा, इसको मैं जरा समअप करता भाई, जैसा मैंने समझा। ज़ीशान आप हैं यहाँ पे? हाँ, तो जो BMLT एग्जाम दिया, एग्जाम मतलब कि 2 साल का कोर्स है, थर्ड वो प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से थर्ड ईयर से आप हाँ, इंटर्नशिप जो होता है, उस वक्त आप अपना देखना शुरू करेंगे कहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए। और वो जो है प्रेफरेबली हॉस्पिटल में हो तो ज्यादा अच्छा है, एक जगह पे करें। और जैसे BMLT की डिग्री आपको मिल जाती है थर्ड ईयर में, तुरंत जाके एमाल्टा या जो भी ऑफिस जहाँ पे है उससे रजिस्ट्रेशन करा लें, और उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस जम के अच्छी तरह से सारी चीज उसमें सीखे। पढ़ना भी है, बिल्कुल पढ़ना भी है, और पढ़ते रहें। और उसके बाद फिर ये सब चीज जब हो रही है, तब फिर आप कोशिश करें कि वो जो सर्टिफिकेशन है, अगर बाहर किसी को निकलना है, जिस बच्चे को लोकल वहां पे जॉब करना है, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग एक और सेशन अरेंज करेंगे वहाँ लोकल जो काम के निहाल अभी हैं यहाँ फोरम पे, तो उनसे भी एक सेशन हम लोग कराएंगे, ताकि जॉब जो लोकल वहाँ करना चाह रहे हैं वो करें। और जिनको बाहर निकलना है उसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, ये तो आपने अच्छे से बता दिया, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर लेंगे। अच्छा, 1-2 जरा कंफ्यूजन था मुझे। जी सर, बोलिए। कि टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट, ये क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, हम वहाँ पे कैटेगरीज नहीं है इंडिया में।
यहाँ पे जो QCHP है, यहाँ पे लैब जो चलता है कैप से चलता है, हॉस्पिटल JCI से चलता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना रखा है हम्म, कि लेबोरेटरी में जो काम है ना, जो रिपोर्ट का, हम वहाँ पे सारा काम करते हैं, ठीक है, इंडिया में हम्म, हम रिपोर्ट भी वेरीफाई करते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर BMLT होगा, जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा यहाँ पे खतर में QCHP, वो रिपोर्ट रिलीज करेगा, यानी कि फाइनल रिपोर्ट उसका डिसीजन होगा रिपोर्ट देने का। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, बच्चों को इसमें भी एक जरा सा टिप्स दीजिए कि ग्रेजुएट करने के बाद 3 साल डिग्री मिलने के बाद जॉब की तलाश कैसे करें, मतलब जो एक्सपीरियंस है 2 साल का उसको तलाश करने का क्या टिप्स है, कहाँ कहाँ अप्रोच करें वो लोग, आपके हिसाब से आपने जहाँ जहाँ किया जो पैटर्न है वो जरा बता दें। देखिए, जॉब अमूमन जो जॉब मिलती है रेफरेंस से ही, दिल्ली बड़े बड़े शहरों में मिलती है, विदाउट रेफरेंस नहीं है। और जो मैंने धक्के खाए हैं सर, बहुत ही धक्के खाए हैं, जो जिसका पहले आपको जिक्र कर चुका हूँ, CV पे बिहारी लिखा ही नाम, तो मतलब आपको कुछ नहीं मालूम हो, फ्रेशर हो तो एक टैग, तो ये चीजें हेल्प है। बहुत तो ऐसी जगह है कि जहाँ आप CV डाल भी नहीं सकते वहां जाकर के अंदर, ये कंडीशन है। बड़े बड़े लेबोरेटरी में आपको अंदर जाने भी नहीं दिया जाएगा कि आप CV जाके वहां पहुंचा सको। तो ये चीजें हैं कि आप अमूमन लोग हैं, अपने लोग हैं हर जगह, डॉक्टर लाल में भी हैं, सारल में भी हैं, डायग्नो लेबोरेटरी वहाँ मैनेजर हैं, माता शरीयत में हाँ मैनेजर बिल्कुल, हैं आपका पे। सपोर्ट चाहिए होगा, आपका, तौफीक का और इन लोगों का, जी, फिरोज का, आपको हम लोग सपोर्ट चाहिए होगा। विदाउट रेफरेंस हाँ। मुश्किल है सर, मुश्किल है विदाउट रेफरेंस। ये तो बड़ी अच्छी बात मालूम हुई निशान से कि आपका एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जी, तो वो मेरे ख्याल से नहीं है, हेल्प करेगा जी बच्चों को प्लेसमेंट करने में, बच्चों को जी प्लेसमेंट बिल्कुल। करने में। तो वैसे रियली अमेजिंग, मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन था आपकी स्टोरी, जो जिस तरह से आपने बताया। तो जिस कहते हैं ना कि सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, सक्सेस जो है ये एक्सीडेंट नहीं है। नहीं सक्सेस सर, उसी नहीं को सर। मिलती है जो हार्ड वर्क करता है, जो लगा रहता है, जिसके अंदर लगन होती है, और जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, जो कुर्बानी देता है, और सबसे बड़ी बात कि जिसको इस बात का हो के मुझे आगे बढ़ना है, बिल्कुल और सर, बिल्कुल, कितना भी ऑड सिचुएशन हो, घर का सिचुएशन हो, बाहर का सिचुएशन एग्जैक्टली, हो, कितना भी बिल्कुल, ऑड हो, अगर आपके पास वो लगन है कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो कोई चीज जो है वो आगे रुकावट नहीं नहीं आ बनेगी। सकती, रुकावट नहीं बनेगी। तो ये बड़ी चीज है। रिजवान भाई। हाँ, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पर तो जी, हमारे 70% बच्चे तो अपार्ट फ्रॉम BMLT की हम बात कर रहे हैं जो टॉकिंग अबाउट BMLT, जैसे हमारे बच्चे जो मैक्सिमम है, यू कांट बिलीव, क्या अकलीमा, 60% बच्चे जो है हमारे तो OTT बैकग्राउंड और RIT बैकग्राउंड से, अकलीमा यहाँ पर है हमारी बच्ची, तो जी वो भी तो OTT की है, तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, मतलब कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट BMLT, है ना, तो हम चाहते हैं वो बच्चों पर गौर किया जाए, OTT वाले बच्चों पर और RIT वाले बच्चों पर। अच्छा, OT उनकी के तो भी मतलब बच्चे उनकी हैं। क्या हो गया? ओटीटी मतलब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन ना? हाँ, ऑपरेशन या OT टेक्नीशियन, हाँ, नहीं जैसे नहीं, वो अकलीमा तो है, बिल्कुल ये है, OT बिल्कुल। जी, हम तो लोग उसके को बारे में वो फाइंड करना 70% है। बच्चे हमारे स्कूल के हैं, तो वी आर वरी जी अबाउट दैट, हमको बहुत जी ज्यादा जी। वरी उनका तो है कि इसीलिए आगे इसीलिए क्या हो हम गया, लोगों और को डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट जिशान से भी इसमें हेल्प की जरूरत होगी, कि हम लोगों को चाहिए जी, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन। तो ये सारे टेक्नीशियन अगर आपके एक्सपीरियंस में है तो वो रेफर करें, ताकि हम लोग उनसे भी एक सेशन डायलिसिस कराएं। टेक्नीशियन सर मिल जाएंगे, डायलिसिस टेक्नीशियन अलवक्रा में बिहार से हैं मेहदी भाई, अच्छा डायलिसिस मुशीर भी है टेक्नीशियन है। अपना, मुशीर जी, है डायलिसिस, मगर हाँ, मुझे OTT और RIT का कोई एक्सपर्ट चाहिए, मतलब कि क्योंकि ये बच्चे हाँ, देखिए अभी 3rd ईयर में आ चुके हैं ऑलरेडी हमारे बच्चे, मोस्ट ऑफ देम, जैसे अकलीमा ये बच्ची यहाँ हम्म, पर है, ऑलरेडी इंटर इनटू 3rd ईयर में इंटर करने वाली है, क्या अकलीमा बेटी आप 3rd ईयर में जाने वाली है, राइट, है यस ना, सर, हाँ, तो सेकंड हाँ, ईयर इनके में। लिए रेडियो, इनकी क्या, हाँ, OTT में, OTT में आपका जी सर, अकलीमा, OTT है। इनके लिए क्या आप होती है बोल रहे हैं, मतलब ऑपरेशन थे। कि ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर थिएटर एक में। टेक्नोलॉजी, पूछना चाह रहे थे, मतलब जिशान सर जो बोल रही हैं वो बैचलर डिग्री का बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो है वो बैचलर वोकेशनल डिग्री है, तो उसमें मतलब उसका क्या वो क्या बोल सकते हैं उसको? उसका क्या हो वीवॉक सकता उनका, है? यस तो बैचलर जो है वोकेशनल है, ये रेगुलर डिग्री ही है ना। जी जी जी, वीवॉक एक ही चीज है, जी, एक जी ही है, बट वोकेशनल लगा हुआ है, तो इसमें सुनते हैं कि वो
मतलब बहुत डिफिकल्टी आती है, ये बैचलर को नहीं लेते हैं, नॉर्मल बैचलर की ऐसा तरह थोड़ी नहीं होता है लेते हैं। बीवॉक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है बेटा कि आप बीवॉक बीवॉक इज इक्वल टू वही है, बस सिर्फ आप शायद गवर्नमेंट सर्विस आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस होता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीवॉक और बीएससी में यही डिफरेंस है। अंदाजा नहीं है, पूछना पड़ेगा। कई दोस्त हैं बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन में अभी ज्वाइन किए हैं, तो उन लोगों से जिक्र करना पड़ेगा कि वोकेशनल वाले ज्वाइन किए हैं कि नहीं। ये थोड़ा मेरे लिए भी थोड़ा सा ये नया है, मुझे नॉलेज नहीं नहीं, है इसके बीवॉक भी बारे में। ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ ओनली गवर्नमेंट सर्विस दे कैन नॉट ज्वाइन, हम श्योर है, हमने पता किया है ना। हम्म। तो हमारे बल्क बच्चे जो है बिहार ह्यूमन के जो है ना, समझिए कि आप 50% बच्चे बीवॉक कर रहे हैं। तो क्यों ना सर इन लोगों को सही कराएं, ताकि बच्चे जो उनको कठिनाइयां ना आए, जो ऐसा करें, फिर अगर बाद में इन फ्यूचर वो हर जगह जा सके, कर सके, मतलब क्योंकि निहाल भाई यहाँ पे कुवैत से निहाल भाई भी थे, कॉलेज के डीपीएमआई के कहाँ है थे निहाल इंटरव्यू भाई? अभी। वो निहाल भाई मतलब डीपीएमआई के जो चेयरमैन है अभी। अच्छा, ये निहाल निहाल यहाँ पे है, ये इन्होंने मैसेज लिखा है, ये पटना में काम कर रहे हैं, तो बीएससी बीएससी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। अच्छा, तो ये तो बीएससी के बराबर होता है। मगर वो तो अपार्ट फ्रॉम दैट जिशान भाई, तो इनको क्या जी। करना है? हम लोग इसका बात जो है जो भी सेशन करते हैं अनफॉर्चुनेटली सारा बीएमएलटी के बारे में करते हैं, तो मुझे एक हाँ, सेशन बात करना सही है है। जिस पर ये बेचारे बच्चे जो है ना आरआईटी वाले और बीएमआरटी ये वाले जो रेडियोलॉजी वाले ओटीटी लड़के हैं, वाले ओटी और वाले। हाँ, इनको 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 क्या करना है इमीडिएटली? दे नीड इमीडिएट हेल्प। रिवाज सर, एक्चुअली क्या है, अभी तक रेडियो का बंदा जो है ना, कोई भी अभी तक नहीं बिहार में कतर में नहीं मिला है, मुझे नहीं, नहीं मिला है हर जगह। रिजवान भाई, आपसे शायद मैंने तस्करा किया था, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, और उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन मिल जाए जिससे वो सेशन करा सकें। डायलिसिस का तो एक टेक्नीशियन अभी मिला है जिनसे कराना है, और रेडियोलॉजी और ओटी टेक्नीशियन का अभी कोई कनेक्शन नहीं मिला है हमको, लेकिन रेडियोलॉजी 60% टेक्नीशियन का बच्चे मिला है इंशाल्लाह। इंडिया वाले जो है ओटीटी के हैं और इसके हैं बिहार ह्यूमन के जो बच्चे आप सर्व करेंगे। क्या आलसिया बेटी है कि नहीं? कितने परसेंट होंगे आपके? आप ही के क्लास में अगर पकड़े तो कितने बच्चे होंगे ओटीटी के, बताइए? आलसिया बताइए। 50% बच्चे तो ओटीटी के हैं, मतलब के और इसके ओटीटी 50% बच्चे। एग्जैक्टली या आप यकीन माने 50% बच्चे तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में है और रेडियो टेक्नोलॉजी में, आरआईटी वाले में। तो ये 50% जब भी हम लोग तो हो बात जाएगा करते हैं, ये लोग भी यही बोलते हैं कि हमेशा की सिक्योरिटी वालों की बात होती है। तो रिजवान भाई ने जैसे बोला कि इंशाल्लाह ताला हम लोग इस पे काम करेंगे बेटा, है ना? तो ओटी वाले सेशन जो लड़के, होगा एक अरशद नाम का लड़का दिल्ली में है, जिससे मुझे कनेक्शन करनी पड़ेगी, कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो बिहार से ही था, जब मैं अल्शिफा में काम कर रहा था तो ओटी में वो काम करता था। तो यहाँ पे तो कोई नहीं है ओटी वाले बंदे, जो खासतौर से वक्त वही देगा, साउथ इंडियन तो नहीं बात करते हैं इस टॉपिक पे ना, वो ज्यादा, और रिजवान वो भाई अपने मतलब साउथ को ही रेडियोलॉजी सपोर्ट करते हैं, वो नहीं आते हैं और बताते भी नहीं, सही ढंग से नहीं बात करते हैं। तो मैं आप इमीडिएटली हेल्प चाहता हूँ कि आरआईटी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इनटू थर्ड ईयर नाउ, दे आर वेरी डिस्परेट। तो बीएमएलटी वाले को तो बहुत स्कोप्स भी है, बहुत सारे हमारे दोस्त भी जाने वाले, मगर मुझे चिंता इनकी है OTT वालों की। जी जी, जी, बिल्कुल तो इस पर हम लोग काम करेंगे जी। इंशाल्लाह जल्दी करेंगे हम लोग। तो ये एक और क्वेश्चन ये था कि इंडिया में और यहाँ जी। मतलब कि जस्ट जनरल क्वेश्चन, जैसे जब जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है कि क्या क्या आपका रोल हो सकता है और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कतर में जो जॉब होती है, सैलरी के अलावा और क्या, जस्ट बच्चे को थोड़ा सा इंस्पिरेशन देने के लिए, और क्या क्या वो पैकेज देते हैं? अच्छा, सैलरी के अलावा? अच्छा, हाँ, सैलरी के अलावा आपको टिकट अलाउंस, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैमिली वीजा, फैमिली आ रही है इस महीने में, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैमिली भी है, फैमिली वीजा है, बिल्कुल। एकोमोडेशन देते और हैं? अच्छा, ये अकोमोडेशन का पैसा देते हैं, अपने मर्जी से जहाँ चाहो, अपने जहाँ चाहिए हॉस्पिटल के करीब में रहो, जहाँ चाहो आप पैसे मिलेंगे तो कहीं भी रह सकते हो। तो ये फैसिलिटीज देते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह जॉब कर रहे हैं। हमाद देता है, और छोटा मेडिकल सेंटर सिर्फ सैलरी मिलेगी और फैमिली वीजा नहीं मिलेगा, तो डिपेंड करता है आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस जगह जॉब कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। टिकट अलाउंस रिजवान भाई, वगैरह मिलता है जी। ओवर टू यू।
तो अभी तो अभी बच्चों का जो कोई है क्वेश्चन है सारे का? जो बच्चे थर्ड ईयर में जा रहे हैं काहे अभी इमीडिएटली, जैसे तो इनके लिए आप क्या क्या व्हाट यू सजेस्ट, मतलब कि अभी जो थर्ड ईयर में जा रहे हैं? थर्ड ईयर में जा रहे हैं, ये जो है ना अच्छी जगह इंटर्नशिप करें, पहले 6 महीने का इंटर्नशिप करेंगे ना तो सीखने को मिलेगा इनको। और जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर जिनको इंटरेस्ट है ब्लड बैंक जाने का, तो ब्लड बैंक में जा करके वो ट्रेनिंग करें, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड है ब्लड बैंक, और उनको ब्लड बैंक में ही करियर बनाना चाहिए। और ब्लड बैंक अच्छी सैलरी मिलती है और बंदे कम मिलते हैं ब्लड बैंक में, लड़के कम जा रहे हैं। और खास तौर से हिस्टो में भी लड़के कम जाते हैं, तो कुछ लड़के हिस्टो में भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी डिफरेंट फील्ड है। हर जगह नहीं दिखाई देगा आपको हिस्टो के लड़के, हिस्टो में काम करने वाले लड़के, तो उसमें भी जाना चाहिए। और जनरल लैब में तो लड़के हर जगह भरे पड़े हैं, लेकिन 2 ऐसा ब्रांच है अभी, ब्लड बैंक और माइक्रो भी, और ये 3 ब्रांच जो बचा हुआ है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन जनरल लैब में बहुत भीड़ है, जॉब की इसका बहुत मतलब टिश्यू से मारामारी है। रिलेटेड है, टिश्यूपैथी वाला, यस, टिश्यू से रिलेटेड। अच्छा, सेक्शन कटिंग, जी। यस, हाँ हाँ, जितना बायोप्सी वगैरह जो भी ऑपरेशन से जो बायोप्सी वगैरह जाता है, तो उसमें जो डॉक्टर से पहले जो काम जो भी प्रोसेस होता है, स्लाइड बनाना, ये सारा चीज तो हमारे हिस्टो बच्चे का। दरभंगा में है बीएमटी वाले, तो अभी थर्ड ईयर में कुलसुम में है यहाँ पर, तो उसको आप क्या एडवाइस करते हैं, कहाँ इमीडिएटली वो हाउस शिफ्ट करें? अभी थर्ड ईयर में जो जा रही है कहाँ इमीडिएटली? तो वहाँ दरभंगा में तो बहुत छोटे छोटे लैब्स हैं, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं, मतलब कहाँ किया जाए उसको इमीडिएटली? अब पटना रहना थोड़ा सा कॉस्टली है, अब एक्सपेंस भी अगर रहेंगे तो घर ले रहना। अ- दरभंगा में जो अभी हमारे बच्चे हैं ना मैक्सिमम, तो वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं आप, कहाँ मतलब कि जाए वो? दरभंगा मेरे में जो कोई बड़ा कहाँ, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना चाहिए, इंटर्नशिप जैसे करनी कि चाहिए। इंटर्नशिप कहाँ, मतलब कि छोटे लैब में नहीं करना चाहिए, राइट? नहीं नहीं नहीं, छोटे लैब में नहीं करना चाहिए, छोटे लैब में काम सीखने को नहीं मिलेगा। या SRL वगैरह लेबोरेटरी है, उसमें ट्रेनिंग पे रखते हैं लोग, तो उसमें काम करें, क्योंकि उसमें आप क्वालिटी पैदा होगा आपके अंदर। अगर सीखें भी, ये इंटर्नशिप भी करेंगे, तो आपके अंदर क्वालिटी आएगा। कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पता होगा काम क्या करना है। तो ट्रेनिंग लेना अच्छी जगह जरूरी है, इंटर्नशिप करना बड़े जरूरी है। लैब का लिंक कैसे निकलेगा? ये तो बच्चे बेचारे बहुत मतलब लोग तो हाँ, ये एक्सपोजर नहीं बहुत होते बड़ा हैं। क्वेश्चन। और हाँ, बड़े तो लैब का जो है, इसके लिए बड़े वर्कअप बड़े करना जगहों पड़ेगा पे है, फिर। छोटी जगहों पे है नहीं, ये भी बात है। बड़े बड़े लॉयर जो हैं, डॉक्टर लाल या SRL वगैरह, छोटी जगहों पे नहीं है, बड़े बड़े जगहों पर है। और डाइग्नो वगैरह तो आसपास हॉस्पिटल में ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा हो। दोनों बड़ा हॉस्पिटल में हम लोग को और देखना इसके लिए पड़ेगा, लिंक कुछ देखना हम लोग पड़ेगा। करते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे, ये और वर्कअप स्टडी करेंगे निहाल निहाल भाई। करें, स्टडी जरूरी है, स्टडी जैसा बताया गया, स्टडी करना जरूरी है। स्टडी नहीं करेंगे तो निहाल भाई फिर बोल रहे दिक्कत हो हैं जाएगी। वी कैन अरेंज ट्रेनिंग फ्रॉम एसआरएल। एसआरएल कौन सा निहाल भाई, विच एसआरएल? दरभंगा, पटना, कौन सा? ठीक है, इस पर अलग हम लोग वर्कशॉप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, गुड, हम्म, थैंक यू निहाल भाई, बहुत अच्छा हुआ। अब हम लोग बच्चे से कुछ सवाल पूछते, बच्चे क्या पूछना चाहते हैं, उनके मन की हाँ बात जो है। पूछे। जी जी। बिल्कुल बच्चे। हाँ, ये पूछ ले कि बच्चे बच्चे क्या फील कर रहे हैं ये इस सेशन के बाद। और हाउ डू यू फील दैट ओके, कितना स्ट्रगल और कितना मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है। हाउ डू यू फील बच्चों? बताइए, तसर में क्या फील कर रहे हैं बेटी, आप बताइए। बताइए। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी, बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी थी। और फिर जैसे हमने बताया लाइक कि ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देना है, प्रैक्टिकल पे नहीं। तो हम लोग को किस ईयर से प्रैक्टिकल करना चाहिए? फाइनल ईयर करने के बाद, फाइनल ईयर होने के बाद जब आप इंटर्नशिप करते हो ना, तो प्रैक्टिकल ही करते हो। तो जब हम पूरे 3 साल थ्योरी पढ़ते हैं, हर एक चीज कंप्लीट पढ़ते हैं, तो हमें जब प्रैक्टिकल भी करते हैं, उधर थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो बहुत मजा आता है काम करने में। आपको, आप माइक्रोस्कोपी कर रही हैं, तो आपको मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए, तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। अच्छा, मलेरिया पैरासाइट देखना है किस फॉर्म में मिल रहे हैं, है ना, फेल्सीफेरम है, ट्रोफोजोइट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। तो आप जब तक आप पहले पहचान नहीं होगा, पढ़ेंगे नहीं, मॉर्फोलॉजी खुद से बना करके आप, तब पता चलेगा कि हाँ, तो पढ़ना जरूरी है। और खास तौर से आप उसको लिखें अपने हाथों से, याद करके मॉर्फोलॉजी बनाएं खुद। सेल का मॉर्फोलॉजी बनाएंगे तो जहन में याद हो जाएगा। तो सेल का मॉर्फोलॉजी बनाएं।
By the way, I'm pursuing BRIT. हाँ, कोई So- मुश्किल नहीं, जी। रेडियोलॉजी यहाँ के निवासी विशान भाई, हम जो बच्चों के साथ रहते हैं भाई, ये 24 घंटे में 18 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं, इन लोगों का जी, माइंडसेट जी। क्या है कि सीधे प्रैक्टिकल करना है, दे वांट ओनली प्रैक्टिकल। नहीं 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 नहीं, तो प्रैक्टिकल सर तो वहीं जॉब कर सकते हैं ना, बाहर कैसे कर सकते हैं? आप ये देखें एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर, इजी नहीं है। हाँ, इजी बिल्कुल भी नहीं है, मैं वही सिखाता हूँ इजी नहीं, कि भाई देखो। हाँ जी जी जी। इजी नहीं है, इजी बाहर आना इजी नहीं। मैं बोला कोई भी उठ के नहीं आ सकता यहाँ पे, वही इतने देर बताने का मकसद यही था कि आप अगर लाइफ अच्छी चाहते हैं और अच्छा गुजारना, वहां जॉब करना मुश्किल नहीं है। 15,000 20,000 25,000 की जिंदगी सिमट के रह जाएगी आपकी, अगर बाहर जाना है। अभी मेरे साथ के लड़के सर, जाहिद SRL में काम कर रहा है, मेरा बैच का लड़का है, उसको 30,000 मिलता है, शादी हो गई, बच्चे हैं, फैमिली के साथ रहता है, एक पैसा नहीं बचता। अब बताइए, आपकी उम्र 30 प्लस हो गई है और आप अभी ना अपने पैसे से घर भी नहीं बना पाए, अभी कुछ नहीं कर पाए, क्या फायदा ऐसी जॉब करने का? जी। तो वही बेटा, इसीलिए बोल रहे, देखो तरन्नुम, आपको मैं ये लगातार बताता हूँ, देखो हम हॉर्सेस माउथ सुनो आप, मतलब उनकी जबानी। आप थ्योरी को जब तक स्ट्रॉन्ग करने नहीं चलेंगे ना, वो आप कंपाउंडर वाला माइंडसेट छोड़िए, आपको कंपाउंडर नहीं बनना है। मैं आपको शुरू में भी जो बताया कि इस माइंडसेट को छोड़ करके थ्योरी की तरफ आप आइए, ट्राई टू ग्रास्प योर थ्योरी, यही मौका है मैं आपके जब पास। दिल्ली कर रहा था, जब मैं जॉब कर रहा था सर, मैं 2 घंटा स्टडी कर रहा था, पढ़ने के बावजूद भी आके घर पे पढ़ता था, फिर उसके बाद में क्वेश्चन तैयार करता था। तभी आप फेस कर पाओगे ना, फिर कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं बढ़ेगा। जब स्टडी करोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बढ़ेगा आपका? नहीं ना बढ़ आप सकता है। कॉमेट्री एग्जाम जो देंगे बेटा आप, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप थोड़ी आपको प्रैक्टिकल आएगा, वहां पे तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने बताया अभी क्वेश्चन से बताया जो तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अंदर से आप वो नहीं करेंगे, आप थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, है ना। तो थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपका ये 2 साल 3 साल जो है ना, एटलीस्ट बहुत और स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल है सर, पढ़ना तो ही स्ट्रगल है सर, इजी नहीं है। ये लुकमा नहीं है, खाना बना के भी मेहनत लगता है, लेकिन पढ़ाई इजी नहीं है, वो तो स्ट्रगल है, पूरा पूरा कंप्लीट स्ट्रगल है और जद्दोजहद है बहुत। फिर मजा भी है, जब सेटल हो जाते हो तो मजा बहुत आता है। आपसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं होगा कि आप कितने पैसे उड़ाए, अपने ऊपर खर्चे कितने किए, कितने कपड़े खरीदे, कितने पैसे उड़ाए, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। आप हलाल करो, आप कोई दिक्कत नहीं है सेटल हो जाने के बाद। हर शौक पूरा करो, अरमान करो अपना जो भी है। तो बच्चा आपने देखा देखो ईशान भाई जो है, मतलब कैसे मतलब थ्योरी को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, है ना, थ्योरी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया बिल्कुल, तब आज जो है ना, मतलब ना फिर geometry नहीं नहीं, निकाला। मैंने बताया सर, मैं आपको यकीन बताऊं, मैं एक बोर्ड रखा था जो वो वाला होता है ना सर, कपड़े से मिटाने वाला बोर्ड, जी जी स्याही वाला जी लिखने वाला बोर्ड। तो मैं जी वो लिखता था और मॉर्फोलॉजी बनाता था और उससे इजीली मिट जाता था। तो मैं कॉपी कितना यूज करूंगा, तो वो रखा था मैं एक क्या बोलते हैं बोर्ड, वो, और उस पे लिखता था और मिटाता था कपड़े से। तो बड़ा यूजफुल है और सस्ता है, उसको यूज कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी बनाने के लिए। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मॉर्फोलॉजी याद होने वाला नहीं है, ये भी याद रखें आप। और देखिए बच्चों, आपको याद है पिछला से डॉक्टर रिजवान ने जो किया था, आपको बताया था उन्होंने, फ्लैश कार्ड का बताया था, एंकी फ्लैश कार्ड बताया था। तो देखिए जो जो आप लोग बता रहे हैं सब वहीं पर आ रहा है ना, फ्लैश कार्ड बनाना है हमको, जो अब आप यकीन मानिए निशान भाई, तो रिजवान भाई भी वही बात जी बताते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले आते हैं, अरशद भाई चाहे अमेरिका से मैडम कोई आती है, तो अल्टीमेटली वही बता दी फ्लैश कार्ड सिस्टम करो। रिजवान भाई ने भी वही, रिजवान भाई ने आप बिल्कुल फ्लैश कार्ड मंगवाया कितने बच्चों का, और जो है फ्लैश कार्ड बनवा करके बच्चों को बोला कि ठीक करो। आपको याद है बच्चों, आप लास्ट टाइम रिजवान सर ने सेशन जो लिया था, वही बताया था आपको कि फ्लैश कार्ड आप बनाओ, थैंक यू, फ्लैश कार्ड लिखो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लिखो, राइट। बहुत और जगह जब ये इंटरव्यू घुमा में फिरा सर जैसा कि बताया था, इंटरव्यू में जी जैसा जी बताया था, डॉक्टर इशराक ने कहा कि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछा था, उन्होंने कहा कि मॉर्फोलॉजी बना के दिखाओ। जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप जानते होगे, तो इजीली मॉर्फोलॉजी बना के देखो। आसान बात नहीं है सर कि आपकी फाइंडिंग क्या मिल रही है, यूरिन में कौन कौन से कैल्शियम ऑक्सलेट मिल रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या, कितने तरह के क्रिस्टल्स मिलते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी बना के दिखाओ। तो जब आपको पता होगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आप मात्रा पता होगा, तभी तो बना के दिखाओगे आप, बना सकते हैं। आपकी पहचान होगी, फाइंडिंग तभी दे पाओगे आप, नहीं तो नहीं दे सकते। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बच्चों, रौनक आपको कोई क्वेश्चन? यस आपको सर, कोई कैप्टन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे डॉक्टर रिजवान सर से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि हम लोग का एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास लें, और हम लोग का जो पढ़ाई है अभी, वेकेशन सेकंड ईयर तो पूरा वेकेशन ही में चला गया, अभी बहुत कुछ हम लोग नहीं गेन किए हैं, बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाता तो
अच्छा रहता सर। जानते हैं आप भी हाँ। बिजी रहते हैं, बट प्लीज रिक्वेस्ट है कि हम लोग क्लास फिर से स्टार्ट करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह एटलीस्ट। इंशाल्लाह बेटा जरूर। एटलीस्ट बिल्कुल रिजवान भाई से भी हाँ बात हुई थी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए। बिल्कुल इंशाल्लाह क्लास शुरू करेंगे हम, और जल्दी ही क्लास शुरू करेंगे। इसके लिए हम बात करेंगे इंशाल्लाह रिजवान भाई से। इतना वक्त निकाल करके बहुत बड़ी बात है, अगर क्लास ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ बिजी शेड्यूल में इंसान वक्त निकाल के तो उस चीज़ों को आप लोग अच्छे से सीखें और मजबूत करें इस चीज़ों को, कि अगर कोई क्लास दे रहा है तो अपने बिजी लाइफ का शेड्यूल निकाल करके दे रहा है। इंशाल्लाह नहीं, बच्चे लोग काफी मेहनत करते हैं, और कोई क्वेश्चन और बस यही देखना हम लोग जी हाँ। हम लोग फिक्र यही है कि थर्ड ईयर के बाद हमारे जितने बच्चे हैं 100%, या फिर ओटी टेक्नीशियन हो, रेडियोलॉजी हो, लैब हो, या फिर डायलिसिस हो, मैं देखना चाहता हूँ कि सारे बच्चे थर्ड ईयर फिनिश होते होते इनका इंटर्नशिप। अच्छा, ये इंटर्नशिप का मतलब ये थर्ड ईयर हुआ या थर्ड ईयर इंटर्नशिप थर्ड ईयर के बाद? नहीं सर, इंटर्नशिप का मतलब हुआ कि पास आउट करने के बाद वो 6 मंथ होता है ना सीखने का, प्रैक्टिकली आप, हाँ, क्योंकि आप डायरेक्ट लैब में जाकर के काम नहीं कर सकते ना। अब ठीक तो है आप सकता है। अपने यार यहाँ प्रैक्टिकल पे की कॉलेज हेल्प में तो ले अलग सकते है हैं ना वो जाके लैब में। तो आप 6 मंथ या 3 मंथ आप जो ट्रेनिंग लेते हो ना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कंप्लीट हो जाता है पूरा, अगर इंशाल्लाह इंटर्नशिप कर यही लें तो। यही यही 3 मंथ भी है कि हाँ, यही है कि जैसे ये फिनिश करें सारे बच्चे, 100% बच्चे हमारे, इनको प्लेसमेंट मिल जाए, और जिस तरह से निशान आपने बताया जो स्टेप्स है उस हिसाब से फॉलो हो, और जल्दी से ये लोग सेटल हो जाएं। तो इंशाल्लाह एम यही है, और अल्लाह से दुआ है कि बच्चे इसमें मेहनत करें और हम लोग भी इसमें वक्त डालें ताकि ये आगे निकल सके। और ज़िशान आपसे भी हेल्प की दरख्वास्त है कि नहीं जैसे सर, जैसे हो, क्योंकि आप भी फील्ड में हैं, इस फील्ड में हैं, और आपका गाइडेंस जो है वो बच्चे इंशाल्लाह पढ़ाई के लिए, आई डोंट थिंक के बच्चे हमारे ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सारे बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, एक हौसला चाहिए, एक कोई हिम्मत अफजाई करने वाला चाहिए, और उनको अगर गाइडेंस मिलेगा तो इंशाल्लाह दे विल शाइन, दे विल ये तो शाइन यही वेरी काम वेरी कर रहे हैं हम लोग बिग सर। इंशाल्लाह। जो मुझे बिल्कुल जो बिल्कुल। नहीं कर पाया तो वही तो सर 1.5 घंटे से कर रहे हैं हाँ, ना। हम लोग दे जी रहे जी हैं बच्चों बिल्कुल। को कि आप जो है बच भटके नहीं और आप परेशान हाँ, ना हो। जो हमने परेशानी हाँ, झेली, कोई बताने वाला नहीं, सारे लोग रोकने वाले और बिल्कुल डिस्टर्ब बिल्कुल करने वाले। तो वो बिल्कुल। परेशानी झेल करके वो कैसे कैसे परेशानी आप झेलते हो, गिराते हो, तो फिर वही चीज हम लोग करना चाह रहे हैं कि जो परेशानी हमने झेली वो आप ना झेलें, नहीं और चले अपना जो है सारा वक्त मेहनत करके निकलें बाहर और अच्छा इंशाल्लाह करें इंशाल्लाह। तो बच्चों इंशाल्लाह। अल्टीमेटली आप नक्शल में देख रहे हैं कितने हम लोग परेशान हैं। आप लोग ये नहीं समझिए कि वी आर नॉट वरीड फॉर यू, है ना। रिजवान भाई भी, डॉक्टर रिजवान देखिए इतने बिजी शेड्यूल में भी परेशान है आपके लिए कि कैसे सेटल करें आपको। तो अल्टीमेटली हमारे बिहार एमन की ये ख्वाहिश है कि हम लोग आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको सेटल कराना है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपना मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है रास्ता देखेंगे कैसे आपको सेटल करना है इंशाल्लाह ताला। ये वीकेंड थोड़ा बिजी था मेरा, शिफ्ट भी करना, फैमिली आ रही तो, लेकिन आपने कहा कि बच्चों को देना है तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं जैसे भी करके। तो वीकेंड में बहुत ही बिजी रहता, फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन अब इन लोगों के लिए हाँ निकालना ही है, रिजवान भाई अगर यहाँ जरूरत पे पड़े तो आदमी वक्त कॉलेज देगा, में जो ऐसा लोग नहीं है। एक सेकंड और मैं बात बोलना चाहूँ। कॉलेज में जो माइंडसेट है इन लोगों का, थर्ड ईयर से इंटर्न करना है, राइट। अलशिया आप बताइए, आप क्या कॉलेज का माइंडसेट क्या है आपके, आपको आप क्यों नहीं बोल रही हैं, बताइए कॉलेज का माइंडसेट क्या है, आप वो बताइए। आप हमारे बच्चे का कॉलेज जो में थर्ड ईयर में ही इंटर्नशिप होता है। वो 6 मंथ का इंटर्नशिप 5th ईयर जैसे ही पहुंचते हैं ना, उसके बाद 5th सेमेस्टर में ही हम लोग को मिल जाता है। तो ठीक है, तो ऐसा क्या इंटर्नशिप होता होना है? चाहिए, इंटर्नशिप में सीखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी हो, या पास आउट के बाद हो या एग्जाम कोर्स कंप्लीट होने के बाद हो, लेकिन ये कॉलेज इंटर्नशिप इंटर्नशिप जरूरी कराता है। है या हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, क्या करना होगा इसमें? बहुत वो सारा कॉलेज भी कॉलेज कराते वाले हैं। बोलते हैं कि अगर आप लोग अगर खुद से खोज लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लोग देते हैं अपने तरफ से। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अकलीमा ऐसा है क्या, कॉलेज वाले खोज के देते हैं? जी सर, कॉलेज वाले ही खोज के देते हैं। मतलब वो क्या है ना, अपनी तरफ से अगर हम लोग ढूंढते हैं ना तो मतलब अच्छी जगह ही ट्राई करेंगे, लेकिन कॉलेज की तरफ से अगर मिलेगा तो कोई मतलब अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि अपने से खुद से ही हम लोग इंटर्नशिप के लिए कोई अच्छी जगह ट्राई करें। तो अगर तो हम आप लोग हम लोग अपने भी अकलीमा कोशिश करते हैं। अकलीमा आप ये एक काम करें कि आप जरा पता करें कि कहाँ कहाँ जो आपके सीनियर ने
प्लेसमेंट क्या है, कौन कौन सी जगह जो अच्छी जगह है, उसकी लिस्ट आप बनाएं, फिर हम लोग कोई कनेक्शन लोग- पूछते हैं। एक हमारे सीनियर हैं, वो पारस हॉस्पिटल में अभी इंटर्नशिप कर रही हैं, तो पटना में? नहीं अपना यहाँ दरभंगा पास। अच्छा, और बाकी हाँ मोस्ट दरभंगा में भी पारस है तो वो अच्छी बात है वहाँ तो। स्टूडेंट तो ठीक ये है। क्या बोलते हैं, मिमिक हॉस्पिटल है, वहाँ इंटर्नशिप कर रही हैं। अच्छा पारस हो गया, मिमिक हो गया, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं करता है? नहीं, वहाँ हम लोग को इंटर्नशिप नहीं मिलती है। नहीं मिलती, अच्छा। बहुत टफ है वहाँ पर। कोई लिंक है यार तो हम लोग निकालते हैं, हम भी देखते हैं। हाँ, हाँ, कोई तो है। वही लिस्ट हमको चाहिए, लिस्ट जरा सा बता दें, देखते हैं कोई कनेक्शन मिलता है तो फिर वैसे निहाल भी इसमें बहुत रिसोर्सफुल है। आपका भी है सो यार भाई है रिसोर्सफुल। लेकिन आप लिस्ट बना के कॉलेज का एटलीस्ट रिजवान सर को भेजें, और जो है ना डॉक्टर रिजवान को, कि ये हॉस्पिटल्स है, इंशाल्लाह तेरे कुछ हम लोग लिंक निकाल सकते हैं और जल्दी करेंगे। निहाल भाई के बारे में इंशाल्लाह। जरा आप लोग बताएं, निहाल भाई कहाँ से जुड़े हुए हैं और कहाँ पे अभी काम कर निहाल रहे हैं? आप आए निहाल जरा वो सामने। आप है, निहाल काम पे है तो शायद हो सकता है कि वीडियो ना अभी कर सुन पाए। रहे हैं वो? अच्छा अच्छा, ड्यूटी पे हैं। हाँ ड्यूटी पे होंगे अभी। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग कराने वाले हैं ड्यूटी उनसे, पे होंगे। तो आप भी अधिकांश भैया टाइम मिले तो आ जाना। अच्छा अच्छा। है ना? हम्म। तो ठीक है, तो काफी है। और अकलिमा वगैरह जो हाँ। बच्चे हैं आप एक लिस्ट बना के दें, जैसे डॉक्टर खान ने बोला कि हॉस्पिटल्स का, तो हम लोग इस पर सर्च करते हैं कि कहाँ से आपको कहाँ लगाया जाए, कहाँ से किया जाए। ठीक है सर, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 घंटा हो गया ऑलरेडी। जी जी बहुत शुक्रिया जिशान जी भाई। जी, थैंक यू आप लोगों का कि जो हाँ, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों के लिए। हमें हमेशा से मेरी कोशिश यही रहती है, बहुत सारे लड़के अभी दिल्ली में भी सिखाए हुए लड़के, बताए हुए लड़के काम कर रहे हैं और कतर में भी काम कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश पहले से भी रही है कि बच्चों को, नए बच्चों को जो मेरे कनेक्शन में है उनको गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद भी और कोशिश रहेगी कि जितना हो सके इंसान इंडिया में भी या इधर के लिए भी कोशिश कर सके, कोई दिक्कत नहीं और है। लास्ट रिजवान भाई, लास्ट पूछना था जिशान भाई से कि जी बच्चों सर। को अगर कुछ क्वेरी हुई, कुछ गाइडेंस की हुई, तो किस तो तरह से वो अप्रोच करें? ये इन्होंने अभी अभी रिजवान सर ने ग्रुप बनाया है, तो उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं या कह सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है, मैं राइट, रिप्लाई हाँ दूंगा, हाँ, कोई मसला नहीं। ठीक तो आप ठीक, कह सकते हैं। ये और टाइम रहा सवाल माल्टा अगर बंद हुआ, मैं धर्मेंद्र सर से बात करूंगा। बंद होने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि सारे ऑल इंडिया के लड़के रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहाँ पे, वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। केरल के भी लड़के जितना काम करते हैं, सबसे ज्यादा लैब में केरल के लड़के हैं, और फिलिपिनो है यहाँ पे कतर में, हमाद में। तो केरल वाले भी वहीं QCHP जो लाइसेंस देता है माल्टा का ही देता है। तो ये माल्टा छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि यूं ऐसे कोई बंद कर देगा। तो मैं बात करता हूँ ये क्या मैटर है, कुछ और होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और मेंबरशिप नहीं मिलेगी। हो सकता है कोई बात हो, मैं बात करूंगा इसमें रविंदर सर से जो प्रेसिडेंट है। ठीक ठीक। तो बच्चे आप समझ गए हैं मोर और लेस। ये फर्स्ट फेज था, थोड़ी हो सकता है आपको तकलीफ समझने में, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलते रहेंगे। और जो है कमिंग सेशन जो हमने निहाल भाई से नेक्स्ट 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 संडे करने वाले हैं शायद, रिजवान भाई, राइट? निहाल साहब से इंशाल्लाह हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ठीक है। ओके ओके बच्चों, ओके दैट्स ऑल। 2 घंटा हो चुका है, अभी तक है। और बहुत बहुत जी शुक्रिया जिशान भाई। बहुत जी जी, शुक्रिया बहुत आप जिशान लोग का भाई। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। थैंक यू सो मच सर।